Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Right friends, so now at 9 p.m. we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं तो फर्स्ट में वोट करें. राधिका, रोहित, नीतीश, स्नेहल, हर्ष, हरिओम, स्वाति, आनंद, दान, जस्ट वी मूव फॉरवर्ड. 3% लोग बोल रहे हैं, देख सकते हैं कीबोर्ड पे कंट्रोलर या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करिए. क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली इट शुड वर्क. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर कि इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. कल कुछ लोग बोल रहे थे कि वो स्टक हो गया, फिर मैंने वापस चेक किया तो पूरा वीडियो सही चल रहा है. मतलब आप इंटरनेट स्पीड अपनी खास तो चेक करें. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है और फिर बुधवार को मैं उसके जवाब अपलोड करता हूँ. देखिए आप जो डाउट पूछते हैं वो सब मुझे दिख ही जाता है बैकएंड में, तो वो सुकून से बुधवार एक ही साथ में वो निपटा देता हूँ. अभी जो मेरा जोन रहता है गुरु शुक्र शनि रवि वो पढ़ाई लिखाई वाला होता है, तो वो मेरी प्रोडक्टिविटी का वर्कफ्लो में बना के चलता हूँ. तो चिंता नहीं करिए, आपके जो भी प्रश्न है मैं जवाब दूंगा, पर वो बुधवार को मेरे शेड्यूल में आता है. पहला लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें ज्यादातर प्रश्नों के मैंने जवाब दे दिए हैं. टाइम स्टैम्प ये रहे उसके, ये स्लाइड नंबर 4 है. अनअकैडमी का मॉडल बहुत सारे क्लास है, दिन में टाइम मेरे नहीं हो पाता, 5 मिनट पे वो बात हो गई. ये कोर्स में बैठोगे, अगले कोर्स की राह देखो, 26 मिनट पे बात हो गई. पुराना स्टूडेंट अभी बैठो कि क्या करना है, 27 मिनट पे बात हुई. फिर ये प्रीलिम और मेंस के कोर्स अलग कैसे हैं, तुम इतना तेज पढ़ाते हो समझ नहीं आता है. डाउट रेजोल्यूशन की सिस्टम वो भी बात हो गई. इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट काम के 34 मिनट पे बात हो गई. डाउनलोड कैसे करें हैंडआउट वो भी बात हो गई. ये जो किताब छाप के आने वाली है कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, 54 मिनट पे बात हो गई. हिंदी मीडियम में हैंडआउट चाहिए, वोकैबुलरी कैसे बेहतर करें, 57 मिनट पे बात. और कौन सी किताबें पढ़नी है 1 घंटे और 1 मिनट पे बात हो गई. सो गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर, दिस थिंग्स आर सेटल्ड. उसके अलावा मैं फ्रेशर हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो मेरी प्रोफाइल पेज unacademy.com/manatorg उसमें फ्री क्लासेस, उसके अंदर 6 महीने पहले की क्लास देख लो. क्योंकि समझो जब तक नया पेपर नहीं आता तो स्ट्रेटजी में कोई बदलाव हो नहीं सकता. मैं रिपीटर हूँ, अब मैं क्या करूँ, इस साल कैसे ज्यादा मार्क लाऊं. तो ये जो 6 दिन पहले क्लास किया, 25 का पहला लेक्चर, उसकी क्लास 10 मिनट देख लो, उसमें बात हो गई. मुझे एक्स सब्जेक्ट के वाई मीडियम में टीचर की लिस्ट बताइए, तो ये लिंक पे जाओ. ऑप्शनल टीचर की लिस्ट बताइए, लिंक पे जाओ. दिस इज स्लाइड नंबर 6. ये सब खत्म हो गया, हैंडआउट मैं अपलोड कर चुका हूँ. डाउनलोड करने के लिए मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, मेरे नाम को सर्च करिए मोनाल और जाइए प्रोफाइल में कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13, उसमें बेल आइकन दबाओ. बेल आइकन दबाते हैं तो फिर नया पेज खुलता है, उसमें पीडीएफ फाइल सब लगी रहती है, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं. एंड्रॉइड में ऊपर की साइड बटन होता है, आईफोन में नीचे की साइड बटन होता है, उससे डाउनलोड होता है. वेबसाइट को आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से देख रहे हैं, academy.com/monal.org कोर्सेज लेटेस्ट, ये पीसीबी 13, उसके अंदर बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार खुलती है, उधर से सब डाउनलोड कर सकते हैं. तो दिस इज डन. यूपीएससी फॉर्म भरने में डाउट है तो ये वाले लिंक पे जाना, bit.ly/notcvl25, ये स्लाइड नंबर 9 है. तो वैसे इन सब चीज़ों को दम है नहीं, पर नए लोग आते हैं तो फिर वो एयर होस्टेस की तरह मैं कुछ दिनों तक ये शुरू में रिपीट करते रहता हूँ ताकि क्या कोई परेशान नहीं हो. अभी पढ़ाई शुरू करते हैं. नोट पेन लेके बैठना, वरना फिर मेरे दिमाग में उतरा नहीं तो वो नहीं उतरेगा. जब तक नोट पेन लेके खुद थोड़ा थोड़ा बनाते रहिए, गाड़ी तेज चलेगी. देखिए कल जो पढ़ लिया था आखिरी घंटे में उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. पैसा जो इवेंट हुआ उसके दो प्राइमरी फंक्शन थे, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज. उसके चलते उसके 3 सेकेंडरी फंक्शन बन गए, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट या ईएमआई. और उसके चलते उसके कंटीजेंट फंक्शन हो गए, शेयर मार्केट चलाता है, लैंडेबल कैपिटल मोबिलाइज करता है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसे रिसोर्स नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये ऐसा ही है. इसके बाद 25 और फंक्शन हो सकते हैं, तो आप वकील बन जाओ तो आईएएस नहीं बन सकते. सिंपली यू मेमोराइज द थिंग्स एज दे आर. ये कोचिंग क्लास है, ये एकेडमिक क्लास कॉलेज क्लास नहीं है. तो दिस मच इज डन. अब आगे बढ़ते हैं. तो वी आर डन विद द बार्टर सिस्टम एंड मनी के फंक्शंस. अभी ये जो मनी है उसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन हुआ है. पहले कुछ और था, फिर मेटल मनी, फिर पेपर मनी, फिर प्लास्टिक कार्ड मनी, फिर आजकल डिजिटल सब बिटकॉइन टाइप चल रहा है. तो अगले 2-3 दिन हम ये धीरे-धीरे सब चीजें पढ़ने वाले हैं. जो भी सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर प्राचीन समय में एज़टेक सभ्यता के लोग रहते थे, उनके लिए करेंसी क्या था, तो ये चॉकलेट के जो कोको बीन है वो उसी को करेंसी मानते थे कि भाई मान लो ये 100 ग्राम कोको बीन मतलब एक दूध की बोतल, 200 ग्राम कोको बीन मतलब कि एक टी-शर्ट, ये 600 ग्राम या 900 ग्राम कोको बीन मतलब एक कुर्सी मिलेगी. तो वो करेंसी क्या थी उनके लिए, करेंसी उनके लिए कोको बीन्स थे कि हर एक चीज का भाव वो कोको बीन के हिसाब से गिन लेते थे. अब यहाँ पर आप समझो, इससे एक फायदा क्या है कि आप करेंसी के रूप में मान लो कि ये कोको बीन से हमारी करेंसी है. और नहीं मानना है तो कुछ नहीं, इसको गर्म पानी में डालो और उसका चॉकलेट बना दो, तो कमोडिटी वस्तु के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए कागज के जो नोट है ऐसा नहीं हम उसको खा सकते हैं, कुछ इसका उपयोग है. तो ये जो ऐसी चीजें होती है जिसका खुद से कुछ अलग भी उपयोग होता है, इसके अंदर ही उपयोग होता है, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, अंतर्गत मूल्य है. तो ये जो इस टाइप का पैसा बनाया गया वो क्या है, उसके अंदर खुद का भी एक अलग उपयोग भी रहता है. तो ये पैसे जो पहले बने वो ऐसा कमोडिटी मनी टाइप का पैसा बना था कि जैसे ये कोको बीन्स को करेंसी के रूप में यूज कर लो. और इसमें तकलीफ है, ये भी पेरिशेबल है. मानसून आएगा तो नमी में खराब हो जाएगा, फंगस लग जाएगी, तो एक तकलीफ है. ये भारत के कोस्टल एरिया में, प्रशांत महासागर के कुछ पैसिफिक आइलैंड में जो मछुआरे और आसपास के विलेजर्स थे, ये सब शंख को, वेल मछली के दांत को, ये सबको माना जाता था कि इसी को हम करेंसी मानते. अब इसमें भी तकलीफ क्या है. देखिए अगर आप शंख को ही, कावड़ीज, इसी को आप करेंसी मान लोगे तो फिर कोई आईआईटी नीट का एग्जाम क्यों देगा. हर एक आदमी सोचिए, आप समंदर के किनारे घूमता हूं ना, क्योंकि नीट की एग्जाम देके डॉक्टर बना, फिर भी शंख की करेंसी है, तो फिर शंख ही जमा करते हैं, डॉक्टर क्यों बनना है. तो इट डज नॉट प्रमोट डिवीजन ऑफ लेबर, जो कल हमने देखा, श्रम विभाजन नहीं है उद्भव करता. दूसरा, आप समंदर पे खड़े अचानक से बहुत सारा पानी आ जाता है, उसमें ये शंख आ जाता है, मरा हुआ वेल मछली आ जाता है, तो अचानक से बहुत सारी करेंसी आ जाएगी बिना मेहनत के, तो फिर क्या होगा, सप्लाई डिमांड मिसमैच, तो वस्तुओं के भाव बिगड़ जाएंगे. कैसे हम आगे समझते हैं. तो मनी का जो सप्लाई है सामने बाजार में, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई, उसमें ये बैलेंस कुछ रखने का, ये तो प्रकृति पे आप निर्भर हो गए. तो ये भी सब जमेगा नहीं ऐसा कुछ, वेल मछली का दांत वगैरह. तो फिर लोगों ने तिक्रम लगाया कि ठीक है, तो गोल्ड को हम लोग करेंसी मानते हैं. एक छोटे गोल्ड का टुकड़ा मतलब एक मकान, बड़े गोल्ड का टुकड़ा एक शीश महल, ये करते हैं. लेकिन इसमें तकलीफ है. आप देखो, लेट मी ज़ूम इन. इसे हम कहेंगे क्रूड गोल्ड नगेट्स, मतलब आकार एक समान नहीं है. अब इसकी क्या क्वालिटी होगी, इसका क्या वजन होगा, तो तकलीफ है. तो व्हाट वी शुड डू, ये जो ऐसे पार्टिकल्स या पीसीस हैं, इसको मेल्ट कर लो, पिघला लो, फिर किसी सांचे में डाल दो, डाई में डालो, डाई कास्ट करो, और फिर मिंट लगा दो, अपना मिंट करके उसके अपना स्टैम्प लगा दो कि राजा हर्षवर्धन का सिक्का है या अशोक का सिक्का है, ऐसा. तो बस वहां से ही फिर हमारे पैसों का जन्म होता है. तो पहला स्टेज जो था, पहला स्टेज था क्या, कमोडिटी मनी, ये सब वस्तुओं को यूज करते थे, पर इसमें तकलीफ मैंने आपको बताई. तो फिर दूसरा स्टेज कि अलग अलग ट्रेडर्स ने और राजाओं ने अपने सिक्के खुद से छापना चालू किया ताकि उसमें यूनिफॉर्मिटी और प्योरिटी, एक समान सिक्का हो, प्योर हो, विश्वास बना रहे. फिर भारत के अंदर गोल्ड कॉइन कब शुरू होते हैं, कौन शुरू करता है, ये सब इतिहास की चीजें तो आप इतिहास के लेक्चर में देख लेना, उसके मटेरियल में देख लेना, वरना फिर हम उसमें जाएंगे तो अपना इकोनॉमी रह जाएगा. तो बाकी का एक सिक्कों का इतिहास आप उधर देख लेना. मान लीजिए मार्केट में $1 का करेंसी नोट है और एक मैंगो है, और दुनिया में और कुछ भी नहीं है, तो क्या प्राइस होगा, एक मैंगो का प्राइस होगा $1. लेकिन बाद में मान लीजिए यूएसए में एक योजना आ जाए, रिचार्ड निक्सन गरीब कल्याण योजना या ट्रम्प सूटकेस ले लो योजना, कि करेंसी नोट छाप के सबको गरीबों को बांट देते हैं. ऐसा करेंगे तो क्या तकलीफ होगी. मार्केट में अभी भी एक ही मैंगो है, लेकिन जनता के पास 5 करेंसी नोट है, तो $5 का एक मैंगो आ जाएगा. ये तो महंगाई बढ़ गई ना, $3 की जगह $5 देने पड़ते एक मैंगो के. इसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. अब अगर पेपर करेंसी है तो ऐसी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि कागज का नोट तो आप मन चाहे उतना छाप सकते हैं,
सिवाय के कुछ कानून में लिख दिया जाए, वरना तो दे दनादन नोट छाप सकते हैं कागज पे। बट थिंक अबाउट द मेटल कॉइन्स। मेटल कॉइन के अंदर क्या आप जानते हैं गोल्ड का सप्लाई तो फाइनाइट है। पूरी दुनिया में जितना टन गोल्ड है उतना ही है। तो उसमें आप ज़्यादा सिक्का एक हद से ज़्यादा छाप नहीं सकते जस्ट बिकॉज़ इलेक्शंस आर कमिंग। तो इसलिए जो मेटल मनी है उसका एक फायदा क्या? दे दनादन नहीं छाप सकते, उसका सप्लाई लिमिटेड रहता है। तो मेटालिक मनी के क्या फायदे? प्रोडक्शन कम रहता है, प्राइस स्टेबल रहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा महंगाई इसमें हो नहीं सकती क्योंकि ये साइड पे तो आपका संभला हुआ है। आपको सामने मान लो कि देयर इज़ अ ड्रॉट सिचुएशन, बारिश ही नहीं आए और सामान की शॉर्टेज हो जाए तो महंगाई हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि पैसा बचा दिए इसलिए महंगाई होगी। मेटल की खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि आपकी इच्छा है, अब मेटल कॉइन से आप मेटल के कॉइन को कॉइन के रूप में यूज़ करो, नहीं उसको कॉइन के रूप में यूज़ करना, पिघला दो, उसमें से ज्वेलरी बना दो, कंप्यूटर के मदरबोर्ड बना दो, तो मेटल की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जस्ट लाइक कोको बीन्स की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू थी। पेपर नोट में ऐसा नहीं है कि जो पेपर नोट तो छाप दिया ना तो अपने डायरी के रूप में ये अपना उसमें स्टडी नोट्स तो बना नहीं सकता, इसका मैं कोई आचार भी नहीं डाल सकता, तो पेपर नोट का कोई अल्टरनेट यूज़ नहीं है, वो पेपर नोट ही है। इसलिए हम कहते हैं कि उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। सो दैट इज़ मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी में एक दो और छोटे टॉपिक हमें समझने हैं। अब मैं आपको बता रहा था प्रोडक्शन स्टेबल रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, नॉन पेरिशेबल है, मेटल को कोई फंगस नहीं लगेगी, मानसून में खराब नहीं होगा, डिविजिबल है, मेल्ट कर सकते हैं, विभाग में टुकड़े बना सकते हैं। वो सब क्या है हम लोग संडे एक चीज़ समझेंगे नॉन फंजिबल टोकन, तब उसको आराम से समझते हैं। फॉरेन ट्रेड इज़ आल्सो पॉसिबल। मान लीजिए इधर अकबर राजा हो, वहाँ रोम में कोई और राजा हो, दोनों की आपस में ना बनती हो तो भी व्यापारी तो पॉइंट एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि गोल्ड है ना तो गोल्ड पिघला के उसका तो वैल्यू निकल आएगा। इसलिए फॉरेन ट्रेड आसानी से हो जाता है, भले राजाओं की साम्राज्यों की एम्पायर्स आर नॉट गेटिंग अलोंग विद ईच अदर, स्टिल फॉरेन ट्रेड इज़ पॉसिबल। अब आप देखिए, ये जो मीडिएवल इंडिया था, लेट मी ज़ूम इन, ये गुप्ता एज के जो कॉइन्स हैं, ये कितने जोरदार है कि राजा बैठ के कुछ वीणा बजा रहा है, राजा कुछ रानी के साथ बैठा है, राजा शिकार कर रहा है, मोटे-मोटे जाड़े-जाड़े थिक कॉइन्स रिप्रेजेंट। इसका मतलब कि उनके पास बहुत पैसा था, बहुत गोल्ड था। गोल्ड कैसे आया होगा? गोल्ड ऐसे आया कि उस ज़माने में ये जो पर्शिया मतलब ईरान और रोम से वहाँ के राजा और सब अमीर लोग भारत से चीज़ों को इम्पोर्ट करते थे। पेपर मतलब वो क्या काली मिर्च, और वो उनको बहुत पसंद है इसलिए यवन प्रिया भी कहते थे। हमको याद रखना है, कुछ बार ऐसे एमसीक्यू में पूछा, स्पाइसेस मसाले, आइवरी, हाथी दांत, सिल्क एंड सैंडलवुड, चंदन, ये सब चीज़ वो लोग भारत से मंगवाते थे, इधर ईरान में और ग्रीक रोमन साम्राज्य में, और सामने वो लोग हमें पे करते होंगे, उसमें गोल्ड आता होगा, सिल्वर, वाइन, ये सब बेचते थे। अब कुछ लोग का जो भी जीएसटी टाइप का टैक्स लगाता होगा भारत के राजा, तो उनको बहुत सारा गोल्ड भी मिलता होगा, तो वो अपने सिक्के जो लाजवाब बना सकते थे। लाजवाब सिक्के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेक्टाकुलर कॉइन्स आर प्रेजेंट। लेकिन धीरे-धीरे हम वक्त में आगे बढ़ते हैं, मीडिएवल एज में आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो ये कैसे बेकार से कॉइन बना दिए, एकदम बेकार, मतलब कौन सा ब्रॉन्ज का या कुछ है, ठीक से उसने स्टैम्प भी नहीं लगाया, बैड क्वालिटी, ऐसा क्यों? क्योंकि आगे हम जैसे बढ़ते हैं तो ये पर्शियन और रोमन एम्पायर थोड़े वीक हो जाते हैं, उनके राजा खुद ही गरीब हो जाते हैं, उधर के कोई लोग भारत से सामान कम मंगवाते हैं, तो हम एक्सपोर्ट कम करते थे तो राजा को भी टैक्स में कलेक्शन कम होता था भारत के राजा को, तो साम्राज्य भारत के राजा का कमजोर हो रहा है, इसलिए उसके कॉइन की क्वालिटी भी खराब हो रही है। आपके ऐसा तो बस जनरल नॉलेज निकाल सकते हैं, राइट, पर ये चीज़ एनसीईआरटी में दी है, इसलिए हमें थोड़ी समझ के रखनी है कि हाँ, साम्राज्य जब कमजोर होते हैं मीडिएवल एज में तो उनके कॉइन की क्वालिटी भी बेकार होती है, वो पता चल जाता है। अभी जो मेटालिक मनी है उसमें एक दो टर्म समझने, डिबेसमेंट क्या, फुल बॉडी कॉइन्स क्या, टोकन कॉइन्स क्या वगैरह। जैसे आज के टाइम में आईएएस होता है, मिनिस्टर होता है, उसी तरह अकबर के समय में वो मनसबदारों को रखता था, मतलब बड़े नेता समझ लो, टॉप आईएएस समझ लो, उसके पास 29 मनसबदार थे जिसको वो सैलरी पे करता होगा, और उसने जो करेंसी अलग-अलग जात की गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की निकाली होगी, तो 20 ग्राम का कॉइन देखो कॉपर का दाम है, और आप आकार भी देखो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, मोटा जड़ा कॉइन लगता है, 20 ग्राम का कॉपर इसमें। फिर आगे बढ़ो, तो औरंगजेब का जब टाइम आता है, तो कॉइन की क्वालिटी देखो कितनी बेकार, मतलब जबरदस्ती का, जैसे कॉलेज में बच्चे असाइनमेंट बनाते हैं, ऐसा जबरदस्ती का जैसे उसने लास्ट मिनट पे छाप के रखा है, और मुश्किल से 13 ग्राम इसके अंदर मेटल है। नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, सिद्धांत समझो। इसका मतलब क्या होगा, अभी तो आपको बताया भाई कि उसका एम्पायर वीक हो रहा होगा ना, टैक्स में पैसा नहीं आ रहा होगा, और दूसरा एक कारण, आप जानते कोई नेता रेबेल हो जाए, बागी बन जाए, तो फिर उसे मिनिस्टर बना देंगे ताकि वो भाग नहीं जाए। तो इसी तरह अकबर, मैंने आपको बताया उसके 29 मिनिस्टर या मनसबदार थे, औरंगजेब ने 79 बना दिए, मतलब कोई भी छोटा हो जागीरदार उसे लगे कि ये बगावत करके कहीं और जाने वाला है तो उसको खुश रखने के लिए तू भी मिनिस्टर, तो इतने लोगों को जब सैलरी भी पे करना है तो क्या करेगा, दे दनादन छाप दे रहा सिक्के। इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप अकबर का भी सिक्का लेके जाते तो वो चालू ही था, उनका जो भी कानून के हिसाब से वो मानते होंगे, जो भी कानून का होगा कि हाँ ये एक्सेप्टेड है, और मेरा जो नया कॉइन है ये भी चालू है, वो था एक्सेप्टेबल। लेकिन ये जो बदमाशी चल रही है, इसे आप क्या कहोगे? इसको हम कहते हैं डिबेसमेंट। डिबेसमेंट का मतलब क्या है कि सिक्के के अंदर मेटल की क्वांटिटी को कम कर देना, धातु की क्वांटिटी कम कर देना, कि उसका एम्पायर भी, उसके पास है ही नहीं मेटल, तो वो काम चोरी कर रहा है। तो डिबेसमेंट का मतलब क्या है, मेटल की मात्रा को कम कर देना कॉइन के अंदर। और ये सबसे पता क्या चलता है भाई, एम्पायर वीक हो रहा है, जब आपका एम्पायर वीक होता है तो जनता क्या करेगी, फिर आपका सिक्का एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो अपनी बार्टर सिस्टम अलग से चालू कर देगी कि मैं आपको टोमेटो देता हूं, आप मुझे वीट दो, हमें तेरे राजा पे भरोसा नहीं है, तो बार्टर सिस्टम बढ़ जाएगा तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि समझो पैसों का लेन देन, तब हिसाब किताब रख सकते, तो औरंगजेब आके जीएसटी मांग सकता है, आप पैसा ही तो मानते नहीं, यूज भी नहीं करते, सीधा ही मैं आपको कोई सामान दूं तो कहां जीएसटी गिनने बैठोगे, टैक्स कलेक्शन कम होता है। आप जानते जब भी टैक्स कलेक्शन कम होगा तो राजा का एम्पायर और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो सोल्जर को सैलरी नहीं पाएगा, करते करते फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फिर 1857 में वो बगावत, मतलब सैन्य विद्रोह होता है, और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत आती है कि हाँ ये जो भी राजा रानी का शासन होगा, तो उनके नाम पे फिर अपने करेंसी और कॉइन चलना शुरू होता है, और उसे क्या बोलते हैं रुपया, उसकी और हिस्ट्री आप हिस्ट्री के क्लासेस से समझ लेना। तो हम समझ रहे थे मेटालिक कमोडिटी मनी खत्म, मेटालिक मनी में एक दो टर्म समझने हैं, डिबेसमेंट, कॉइन के अंदर मेटल की वैल्यू को, मतलब जत्थे को, साइज को कम करना। अब जो शब्द आते हैं फुल बॉडी एंड टोकन कॉइन्स, ये 1 रुपए का सिक्का है, इस पे क्या लिखा है, इसको मैं कहूंगा इसका फेस वैल्यू है, इसके चेहरे पे लिखा है इसका अंकित मूल्य है, इससे आप एक क्लिनिक प्लस का 1 रुपए का शेयर खरीद सकते हैं, हाँ खरीद सकते हैं। बट व्हाट इफ मैं इस कॉइन को मेल्ट कर दूं, पिघला दूं, और इसमें से स्टील का सरिया बना दूं, इसका क्या भाव होगा, तो आपके वो तो ग्राम में गिनना पड़ेगा बस, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस कॉइन की ये इंट्रिंसिक वैल्यू है कि अंतर्भूत उसमें जो धातु है वो कितनी महंगी या सस्ती है, वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। अब देखो मजा कि एक जमाने में अमेरिका के अंदर ये सिल्वर का कॉइन चलता था, जो भी डाइम उसे वो बोलते हैं, मतलब 10 सेंट, मतलब $0.10, बहुत सिल्वर इसमें दबा दबा के सिल्वर भरा है। अगर आप इसको मेल्ट करोगे, पिघला दोगे, और सिल्वर को सिल्वर के भाव पे बेचोगे, वजन के हिसाब से, ज्वेलरी के हिसाब से, ऐसी चीज़ है कि ये तो समझो 10 सेंट का मतलब $0.10 का सिक्का है फेस वैल्यू के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर जो सिल्वर है वो $2 का है, मतलब वो तो काफ़ी बड़ी रकम है। तो ऐसा जो भी कॉइन होता है कि जिसके अंदर प्रेशियस मेटल दबा दबा के भरी है, हैवी क्वांटिटी ऑफ प्रेशियस मेटल इज यूज्ड, तो उसे कहा जाता है फुल बॉडीड कॉइन। मैं इसे विजुअलाइज करूँ, उसने बहुत प्रोटीन शेक और काजू बादाम खा के रखे, बहुत शक्तिशाली है, क्यों, उसके अंदर ये बॉडी में बहुत मेटल भरा है। तो फुल बॉडीड कॉइन मीन्स व्हाट, कि उसके अंदर जो फेस वैल्यू है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगी सब मेटल भरी हुई है। अब तकलीफ होगी, तकलीफ ये होगी कि लोग सोचे भाई इसको कॉइन के रूप में यूज़ करेंगे तो ये क्लिनिक प्लस का सेशे ही आएगा, तो हम इसको
होर्डिंग करते हैं, संग्रह करते हैं, इसको यूज नहीं करेंगे, घर पे रखते हैं। 10-20 साल बाद तो क्या होगा, सिल्वर और महंगा हो जाएगा, मेटल की शॉर्टेज होगी, $10 का हो जाएगा। तब अपने जो बच्चों की कोचिंग फी भरनी है, बच्चों की शादी करनी है, उनके गहने बनाने हैं, हम इसे यूज करेंगे। इसे क्या होर्डिंग हो गया, शॉर्टेज हो गई, लोग इसको कॉइन के रूप में यूज नहीं करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे, फ्यूचर में यूज करेंगे, तो ये गेम चलेगा नहीं। तो फिर सरकार क्या करेगी, सरकार क्या औरंगजेब वाली करेगी ना कि मेटल कम कर दो या सस्ते वाला मेटल यूज करो। तो अब देखिए, ये जो अभी मैंने आपको सिल्वर कॉइन दिखाया 65 तक अमेरिका में चलता था, इसे मैंने आपको बताया फुल बॉडी कॉइन है, बहुत धातु इसमें, मेटल प्रेशियस बना के दबा के भरी है। फिर इन्होंने 65 के आसपास सुधार किया, ऐसा कॉइन कर दिया। ये ऐसा कि इसको मेल्ट करोगे तो आपको कोयले का सब महंगा पड़े, गर्म करना उतना, वो बेकार से उसमें कुछ डाली होगी निकल और बाकी बेकार धातु है। इसे क्या कहोगे, टोकन कॉइन्स। टोकन मतलब प्रतीकात्मक, तो मान लो कि ये इतने का है, इसमें मेटल की क्या वैल्यू, वो सब पंचायत में मत पड़ो, ऐसा टोकन कॉइन है। तो इफ यू मेल्ट इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, इसको पिघलाओगे तो आपको उसको पिघलाने का खर्चा महंगा पड़े। अब इसमें हमें याद रखना है, क्योंकि ये सब दिया है एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक्स में। तो फुल बॉडी कॉइन किसको बोलते हैं, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मेटल की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फेस वैल्यू। मतलब ये अगर $0.10 का सिक्का है, तो इसके अंदर जो सिल्वर है वो $2 का है, तो स्वाभाविक है वो क्या ग्रेटर देन। कुछ बार ऐसा हो कि वो 0.10 का भी हो, इक्वल हो जाए, तो भी उसको हम फुल बॉडी कॉइन मानेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि समझो भविष्य में तो मेटल महंगी होनी है ना, जैसी बात है। मान लो $1 का कॉइन हमने $1 का गोल्ड वजन के हिसाब से उतने से हमने बना दिया, तब वो साल चला 1800। तो तब क्या हो रहा है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल है, इक्वल है, और हम फिर भी उसको फुल बॉडी कॉइन ही कहेंगे, क्योंकि फ्यूचर में होगा क्या, ये जो सोना तो महंगा होना है, क्योंकि मेटल तो इतना अनलिमिटेड है नहीं। तो फ्यूचर में यही सिक्का 1800 में जो $1 का था और उसमें गोल्ड भी $1 का था, वही आपने अगर संभाल के रखा होता, स्टोर करके रखा होता, तो 1900 में वो $1 के कॉइन के अंदर जो गोल्ड है उसका ग्राम के हिसाब से भाव $5 हो गया था। नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बस सिद्धांत समझो। इसलिए क्या कहा गया एनसीईआरटी वगैरह में कि अगर जो कॉइन के अंदर उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है मेटल की, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फेस वैल्यू मतलब कि इधर जो लिखा है 10 सेंट या $1 जो भी, देन वी कॉल इट अ फुल बॉडी कॉइन, फुल बॉडी कॉइन। और अगर उससे कम है तो फिर उसे हम कहते हैं टोकन कॉइन। ये भी 30 सेकंड के बाद दिमाग में उतारो। अंग्रेजी में एक शब्द है डन एंड डस्टेड, तो ऐसी चीज में क्या दम है, कुछ दम नहीं है। कल सुबह एक बार रिवाइज करना है, बुधवार को टेस्ट से पहले एक बार रिवाइज करना है, और सीधा फिर एग्जाम की अगली रात देखना है। और अगर अच्छे से पढ़ो तो एग्जाम की अगली रात भी नहीं देखना पड़ेगा, तो आजीवन याद रह जाए भाई फुल बॉडी कॉइन है तो ज्यादा मेटल है, खत्म। अब ऐसी उनकी अमेरिका में समझिए, जैसे अपना ₹1 में 100 पैसे हैं, तो अमेरिका में $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, और वो लोग 1 सेंट को बोलते हैं पेनी। अभी पेनी के अंदर भी जो मेटल है, इनको ये सब बनाने का खर्चा 4 सेंट का हो रहा है सब। तो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि अब इसको भी हम बंद कर देंगे, नहीं छापना है, क्योंकि तो धातु महंगा पड़ता है अपने को। फिर पर हम उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प तो रोज ऐसा कुछ ना कुछ करते रहे, हमें बस सिद्धांत याद रखना था फुल बॉडी कॉइन का, वो हमने समझ लिया। भारत में भी ये प्रॉब्लम थी, एक जमाने में ₹5 के सिक्के काफी मोटे जाड़े आते थे, उसको ये बांग्लादेशी लोग स्मगल करके ले जाते, उसको पिघला के उसमें से ब्लेड बनाते थे, और फिर 5 ब्लेड बनाते थे, ₹2 में बेचते, ₹10 की ब्लेड हो गई, तो ₹5 के सिक्के में से ₹10 की ब्लेड निकालते थे। और मैं अपने दिमाग का नहीं बोल रहा, ये तो 2009 की असल हेडलाइन है। ये वही बांग्लादेश जो अभी हमको सिखा रहा है सब, ये यूनुस वगैरह। फिर सरकार ने रास्ता निकाला, भारत सरकार ने। एक तो देखो आजकल जो 5 के सिक्के आते हैं वो एकदम पतले से होते हैं, ₹1 जैसा ही लगे हो, उसमें इतना मेटल है ही नहीं कि पिघला के ब्लेड बना दो। और फिर वो एक से ज्यादा मेटल्स को, निकल कॉपर वगैरह को कंबाइन करते हैं, तो उसको मेल्ट करोगे तो वो यूज करने लायक कोई मजा नहीं आएगा उसमें, जैसा प्योर एक मेटल की कॉइन में होता है। तो दीज आर द रिफॉर्म्स। तीसरा रिफॉर्म ये लिया कि अगर आप सिक्के को पिघलाओगे तो आपको जेल हो सकती है, ऐसा कॉइन है के अंदर उन्होंने प्रावधान किया। तो सम रिफॉर्म्स आर टेकन, इट इज इलीगल टू मेल्ट द कॉइन्स। तो हमने मेटालिक मनी के अंदर क्या समझा, फुल बॉडी कॉइन क्या होता है, टोकन कॉइन क्या होता है वगैरह। अभी कागज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेटल कॉइन में मजा क्या है कि भाई मेटल है, प्रेशियस है, कीमत है, लेकिन आपको मुंबई से दिल्ली ले जाना हो तो इट इज वेरी बल्की, और इतना बड़ा पेटी में ले जा रहे हो तो डाकू लूट भी ले सकते हैं आपको। तो क्यों ना ये किया जाए कि मुंबई में जो ट्रैवलर जिसको दिल्ली जाना है, वो मुंबई में किसी मर्चेंट गिल्ड को, मतलब व्यापारी समूह को अपने ये सारे गोल्ड कॉइन्स दे दे, और सामने उसे एक चीट दे दिया जाए, कागज की पर्ची में लिख दो कि ये इतने 100 हमें गोल्ड कॉइन दिए हैं और ये अदानी ग्रुप का चीट है, हम सर्टिफाई करते हैं। बस फिर वो दिल्ली जाएगा, दिल्ली ये चीट को वापस अदानी ग्रुप का जो नेक्स्ट काउंटर होगा उस पे देगा, और अदानी समूह उसको गोल्ड कॉइन दे देगा, बीच में आपको उनका कुछ कमीशन होगा। तो ऐसी चीट सिस्टम, हुंडी सिस्टम डेवलप होती है, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस में जब जाना है तो मेटल कॉइन को लेके जाना जोखिम वाला है, थकाने वाला है, बिकॉज ऑफ द बल्क, वजन ज्यादा होता है। तो मेटालिक मनी की ये चैलेंज थी क्या, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट। और दूसरा कि ऐसे ऐसे भी टाइम है जब गोल्ड की शॉर्टेज हो गई, इतना नया गोल्ड बन ही नहीं रहा था, खदानों से निकल नहीं रहा था, किसी के छापे जा सके, तो लोग धीरे धीरे ऐसे कागज के कुछ टुकड़े इस्तेमाल करते हैं, चीट यूज करते हैं, ये सिस्टम चला। शुरू शुरू में मर्चेंट गिल्ड्स ऐसे पेपर रिसीट्स या चीट इशू करती थी, और लोग क्या करेंगे उसको एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि उनको वो जो भी अदानी ग्रुप था उस पर विश्वास था, ट्रस्ट था। ट्रस्ट के लिए एक शब्द होता है फिड्यूशियरी, तो ये फिड्यूशियरी मनी था। मतलब समझो इसमें ये तो कागज है ना, इसमें तो गोल्ड भरा नहीं है, ये तो कागज है, लेकिन फिर भी लोग इसी को करेंसी मानने लगे, तो इसे कहते हैं फिड्यूशियरी मनी। लेकिन मैंने हैंडआउट में ये नहीं दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो जबरदस्ती का मैं इन्वेंट करने नहीं बैठा। आपको इसलिए बताया क्योंकि कुछ बार एमसीक्यू देख के परेशान होते हैं, हालांकि यूपीएससी ने तो पूछा नहीं, तो मॉक टेस्ट वाले फालतू में इंटरनेट से सर्च करके निकालते रहते। नॉट इंपॉर्टेंट, डोंट वरी। सफिशिएंट टू नो कि कागज की करेंसी नोट धीरे धीरे लोग यूज कर रहे हैं। ये जो कागज की करेंसी नोट है मैंने आपको बताया, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, आप उसका आचार नहीं डाल सकते, मेटल कॉइन का तो ज्वेलरी बना सकते, कागज की नोट का कोई दूसरा उपयोग नहीं है। अब प्रश्न जो याद रखना है, भारत में कौन क्या छापता है। तो देखिए एक है कॉइनेज एक्ट, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ चीज इशू करती है, उनकी इच्छा हो तो ₹1000 तक का भी कॉइन इशू कर सकते हैं। तो जो भी 50 पैसा, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20 ऐसे कॉइन वो चलाते हैं, इच्छा तो 1000 का भी छाप सकते हैं, द लॉ अलाउज देम। उसके अलावा ₹1 का जो कागज का करेंसी नोट है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, उस पर आरबीआई गवर्नर की साइन नहीं होती, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब एक आईएएस ऑफिसर की साइन होती है। ऐसा क्यों है, बस ऐसा ही अंग्रेजों के जमाने में कानून है। तो रिमेंबर ऑल द कॉइन्स ऑल द वे अप टू ₹1000 गवर्नमेंट कैन इशू यस, पेपर करेंसी ऑफ ₹1 गवर्नमेंट कैन इशू यस, उस पे आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं होगा, क्यों, आरबीआई अलग चीज है, भारत सरकार अलग चीज है, तो भारत सरकार का जो अधिकारी आईएएस ऑफिसर फाइनेंस सेक्रेटरी वो साइन करता है, बस तो खेल खत्म। बाकी जितना माल है वो सब आरबीआई छापता है, मतलब बाकी जितने करेंसी नोट है जैसे ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 ये सब कौन छापता है, आरबीआई छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका अलग कानून है आरबीआई जो 1934 में बना। प्रेजेंटली कितना 2 से लेके 2000, हालांकि 2000 का विड्रॉ कर लिया, उसकी कहानी हम आगे समझते हैं। जो आरबीआई इशू करता है उसको हम कहते हैं दे आर बैंक नोट्स, बैंक नोट्स, और उस पे साइन किसका होता है, आरबीआई गवर्नर का। अब आरबीआई गवर्नर देखिए अभी तो बदल गए, ये शक्तिकांत दास कुछ कुछ जगह दिखे, नीड नॉट वरी, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे पिलर 1 बी में, उसका इतिहास और वर्तमान।
स्लाइड मैंने आपको कल भी बताई, लेक्चर में 1000 स्लाइड, माफी 100 स्लाइड होती है, आज के लेक्चर में 160 स्लाइड है। तो ढूंढ के रिप्लेस करना, ऑफ कोर्स आई विल डू दैट, वो धीरे धीरे मैं करूंगा, अभी वो इतना प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि तुम जो कल ही 100 तो डाउट आए होंगे, तो गूगल फॉर्म में उसका जब टाइप कर रहा हूं तो फिर चीजें शुरू में अस्त व्यस्त रहती, नीड नॉट वरी, उसका करेक्ट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लेवल में होगा। एनीवेज, तो हमें रटना क्या है, एक सर्कल बना दो या भी डायग्राम बना दो कि ऑल द कॉइन्स इन 1 रुपए का पेपर नोट, और 1 रुपए का पेपर नोट कौन बनाता छापता है, कौन साइन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है। कॉइन्स के ऊपर कोई साइन नहीं होता है, नहीं विश्वास हो तो करके देख लें, कॉइन पे कोई साइन नहीं होता है किसी भी आदमी का। बस तो ये जो सर्कल है वो भारत सरकार है, उसके बाद जितना माल है वो आरबीआई का है, 2 से लेके जो भी 500 रुपए तक के नोट छापे वो सब आरबीआई ने छापे। 1000 का भी छापा डिमोनेटाइज हो गया, 2000 का भी छापा विड्रॉ हो गया, पर वो सब कौन करता है, आरबीआई। मैंने आपको बताया 1 रुपए का पेपर नोट, उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब आईएएस ऑफिसर एक होता है, उसकी साइन रहती है। देन हु इज दैट आईएएस ऑफिसर विल नॉट प्रिपेयर, क्योंकि समझो ये जो आईएएस होते हैं ऐसे सेक्रेटरी रैंक पे, उनका अलग अलग टाइम पे ट्रांसफर हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो जो एग्जामिनर्स होते हैं प्रोफेसर वो चालाक होते हैं, ये नाम डालोगे ट्रांसफर की कोई और आ जाएगा अपनी आंसर की, कब के जवाब गलत हो जाएंगे, सो लेट्स नॉट टेक द रिस्क। इसलिए ऐसा ज्यादा डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन वो पूछते नहीं, तो हमें बहुत लोड नहीं लेना चाहिए, खासकर आईएएस में तो नहीं पूछते, स्टेट सर्विस में कभी कभी पूछते। भारत में ये जो कॉइन्स मैंने आपको बताया भारत सरकार छापती है, तो किधर छापती है, अलग अलग जगह उनकी मिंट होती है, मतलब सिक्के छापने की फैक्ट्री कारखाने, उसके लोकेशन भी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, आईएएस में इतना पूछने का रिवाज नहीं, और अगर पूछने भी बैठे तो रटने हम बैठे तो हमारे बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ना है, तो ये इतना हम जा नहीं सकते, कुछ लोगों की गाड़ी इधर अटक जाती है। ये ऐसा दो दो चीज क्यों है, ऐसा दो चीज क्यों है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ छापती है और आरबीआई कुछ अलग छापती है, तो क्योंकि तो कानून अलग है ना, कॉइनेज एक्ट अलग है, आरबीआई एक्ट अलग है, उसमें अलग अलग चीज लिखा है, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है, आपको लगे नहीं ये बहुत गलत चल रहा है, तब मोदी जी को लिखो, ट्विटर पे टैग कर दो कि जैसे आपने ये ईडब्ल्यूएस किया, महिलाओं का पार्लियामेंट में रिजर्वेशन किया, आप वक्फ बोर्ड का ये सब कर रहे हो, ट्रिपल तलाक को आपने बैन करवाया, 370 हटाया, ऐसा ये बहुत ही मतलब प्रायोरिटी मुद्दा है चुनाव जीतने के लिए भी और देश के कल्याण के लिए भी, तो अभी क्या अभी ये दो कानून मर्ज कर दो, तब करवा दो, फिर हम नई चीज पढ़ेंगे, जब तक नहीं होता भाई ये जो चीज है उसको ऐसे ही पढ़ो जो मैंने पढ़ा है। देयर आर टू सेपरेट एक्ट्स, कॉइनेज एक्ट अलग है, आरबीआई एक्ट अलग है, आपकी चार डे सारा एक ही छापे, तो लिख दो उधर। एग्जाम की तैयारी करने बैठे तो एग्जाम की तो फिर झंडा नहीं उठाना है, दिस इज प्योर सिंपल थिंग। जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनकी क्या खास बात है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, वो झंडा नहीं उठाते, वो रट के आगे बढ़ जाते हैं, दे डोंट गेट फिक्सेटेड ओवर सिंगल टॉपिक। इसके बाद का मुद्दा है फिएट मनी लीगल टेंडर, वो आधा घंटा चलेगा, व्हिच रिक्वायर्स अ फ्रेश माइंड, तो फ्रेश माइंड से उसको पढ़ेंगे, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो वी सी द थिंग्स आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। Three more minutes. फ्रेंड्स वापस शुरू करते हैं। टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन सी मी, कैन यू देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फर्स्ट में वोट करें, काजल, रूपेश, हर्षित, सचिन, अर्जुन, सुप्रिया, सौरभ एंड अदर्स आंसर, जस्ट मूव फॉरवर्ड। देखिए जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो, क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, एंड वी आर डन। मैं मतलब बुधवार को एक साथ वो निपटाता हूँ, ये जो मैंने भी स्लाइड्स बनाए 10 साल से ज्यादा अलग अलग बार इसको मैं अपडेट करते गया, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डाइल्यूटेड फॉर्म, इससे ज्यादा सरल हो नहीं सकता, इससे ज्यादा सरल करना तो हीरो हीरोइन के फोटो डालने पड़े, वो अपनी बुद्धि स्तर को एक ज्यादा खराब करता है, सो आई रियली यूज इट, हर बार मैं वो सब नहीं करता, और जानने में चीज में मतलब कुछ दम है ही नहीं, सिंपल से कंसेप्ट आ रहे हैं, हैंडआउट में भी सब दिया है, तो इसको पढ़ के खत्म करो। स्टूडेंट की तो यूरोप में पढ़ोगे तो समझ आए, फिर आपके मुझे सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाना है, काउंटर आर्गुमेंट में जाना है, तो फिर आपको ये समझ नहीं आए। एनीवेज, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फिएट मनी एंड लीगल टेंडर। भारत का प्रेसिडेंट बनना है
तो दो शर्तें हैं, यू मस्ट बी इंडियन सिटीजन, तो टाइगर श्रॉफ के मैं हूँ, जैकी चैन के मैं नहीं हूँ, अमिताभ के मैं हूँ। दूसरी कंडीशन कि मिनिमम 35 एज या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। टाइगर श्रॉफ के नहीं, मेरे 33-34 साल ही हुए, जैकी चैन के मेरा 67 है, पर वो बन नहीं सकता ना भाई, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। अमिताभ हाँ, वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझो बोथ कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली, दो शर्तों का साथ पालन करना। एक-एक शर्त का पालन करोगे तो ऐसी बात है 1 मल्टीप्लाई विद 0, तो जवाब क्या आता है 0। इसलिए टाइगर श्रॉफ सिटीजन है, अपनी एज लिमिट नहीं है, तो वो 0 हो गया, मतलब वो बन नहीं सकता प्रेसिडेंट। अभी आप समझो मनी क्या है। कल हमने देखा था मनी का प्राइमरी फंक्शन है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य को नाप सकता है। तो एक चाय का कप 15 रुपये, दो चाय का कप 30 रुपये, तीन चाय का कप 45 रुपये। तो मनी क्या है, फिजिकल या डिजिटल वो चीज़ है, कॉइन या करेंसी नोट है, जिसका फंक्शन है कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, हर फिजिकल और डिजिटल चीज़ को मनी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप ऐसे उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कहें चेकबुक, चेकबुक क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट, उसमें से पैसा यूज करना है, तो चेकबुक आप यूज करते हैं। पर चेकबुक तो खुद में पैसा नहीं है, तो आप ऐसा नहीं बोलते कि एक चाय का कप एक चेकबुक, दो चाय का कप दो चेकबुक, तीन चाय का कप तीन चेकबुक, ऐसा तो नहीं है। मतलब हर एक फिजिकल और डिजिटल चीज़ को आप मनी नहीं बोल सकते। मनी की व्याख्या क्या है, मनी मीन्स इट इज अ फिजिकल और डिजिटल कॉइन और नोट विच कैन मेजर वैल्यू। तो ऐसा क्या रुपया है, डॉलर है, जिसके यूनिट्स होते हैं कि $1 के 100 सेंट है, ₹1 के 100 पैसे हैं, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। अब जो हमें समझना है फियाट मनी, फियाट मनी का मतलब क्या है, कुछ कानून या राजा के शक्ति से उसको बनाया गया है। तो उसकी दो कंडीशन है, दोनों की याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल और डिजिटल कॉइन और नोट दैट कैन मेजर वैल्यू, जिससे मूल्य नाप सके। तो 5 का कॉइन, 2000 का नोट, आपका वो तो बंद हो गया ना, हाँ, पर नाप तो सकते थे ना जब था। 500 का, 20 का, जो भी। मार्शल आइलैंड जैसा एक देश है, उसका अपना एक डिजिटल उन्होंने कॉइन निकाला। तो ये सारी चीज़ें उसका फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल की भाई, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। सेकंड कंडीशन, ये ऐसा यूनिट होना चाहिए जो राजा रानी, कोई सेंट्रल बैंक जैसे रिजर्व बैंक, कोई गवर्नमेंट, उन्होंने इशू किया होना चाहिए। कोई मतलब पीछे समझो सरकारी या राजा की शक्ति होनी चाहिए। तो इट मस्ट बी इशूड बाय किंग, क्वीन, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। तो ये सारी ऐसी चीज़ें कि वो करेक्ट है। तो ये फर्स्ट कंडीशन मेट मल्टीप्लाई सेकंड कंडीशन मेट इक्वल जवाब आएगा 1, मतलब यस करेक्ट, दीज आर ऑल फियाट मनी, दीज आर ऑल फियाट मनी। तो आप यहाँ बराबर है, तो सब सरकारी चीज़ इशू किया गया उसको पैसा बोलते हैं, उसे फियाट मनी कहते हैं। फियाट मतलब क्या, फियाट कार नहीं, फियाट मतलब लीगली बाइंडिंग कमांड है, जो कोई कानूनी शक्ति से, किसी राजा की शक्ति से इशू है। अब बिटकॉइन का केस समझते हैं। बिटकॉइन हम संडे पढ़ेंगे, लेकिन बिटकॉइन के अंदर बातें होती है कि वो भी ऐसा यूनिट है, डिजिटल कॉइन है वो। उसे भी आप वैल्यू मेजर कर सकते हैं कि मान लो एक टी कप मतलब 0.000 इतना बिटकॉइन, 2 टी कप मतलब इतना बिटकॉइन, 3 टी कप इतना बिटकॉइन। तो यस इट इज अ डिजिटल कॉइन दैट कैन मेजर वैल्यू। तो बिटकॉइन पैसा है, यस इट इज पैसा है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि मस्ट बी सम डिजिटल कॉइन या फिजिकल कॉइन दैट कैन मेजर वैल्यू, करेक्ट। ये उसको मैं कहूँ 1 दिया मैंने। मल्टीप्लाई विद सेकंड कंडीशन मस्ट बी फुलफिल साइमल्टेनियसली, क्या था, इट मस्ट बी इशूड बाय किंग, क्वीन, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। तो ये ऐसा है नहीं, प्राइवेट प्रोग्रामर सतोशी नाकामोटो था, उसने बनाया है। तो यहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं, तो मैं कहूँ 0। तो 1 मल्टीप्लाई विद 0 तो जवाब क्या आएगा 0। इसका मतलब कि बिटकॉइन फियाट मनी नहीं है, बिटकॉइन फियाट मनी नहीं है। लेकिन 30 सेकंड के बाद दिमाग में उतारो टेबल को। कुछ दम नहीं है, टू कंडीशंस मस्ट बी मेट साइमल्टेनियसली। अब इसके लिए टाइगर श्रॉफ और जैकी चैन का उदाहरण क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि पुराने बैच में ऐसे भी लोग आए, उनको इतना भी दिमाग में नहीं उतरता कि टू कंडीशन साइमल्टेनियसली, दो शर्तों का एक साथ पालन, उस चीज का मतलब क्या है। तो समझो दिस इज द मोस्ट डाइल्यूटेड फॉर्म, इससे ज्यादा सरल कोई कर नहीं सकता। इससे ज्यादा आपको सरल चाहिए तो इसका मतलब क्या, दूसरी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, खुद को भ्रम में मत रखो फिर। मैं अपने भाई को नहीं बोलता तुम यूपीएससी परीक्षा दो। इनफैक्ट मैं किसी को, अपने रिश्तेदार को भी कभी नहीं बोलता, वो खुद से उसको लगना चाहिए उसकी क्षमता होनी चाहिए, करे। तो मैंने आपको बताया बिटकॉइन संडे आराम से पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना याद रखो भाई, वो कोई गवर्नमेंट नहीं चुनी, क्या प्राइवेट चीज है। नाउ दिस इज फियाट मनी। अब थोड़े और एग्जांपल समझते हैं। ये दूध है, ये ग्लास है। अब मैं ग्लास में दूध भरूं तो ग्लास तो दूध नहीं हो जाए, मिल्क की सेपरेट, ग्लास की सेपरेट। उसी तरह ये पैसा है, ये क्या चेकबुक है, ये कोई एटीएम कार्ड है, मतलब इसमें आप समझो आपने पैसा भरा है, यू हैव फिल्ड इट। बेसिकली बैंक में पैसा डाला, आपको चेकबुक मिला था, पैसा विजुलाइज करो, आपने चेकबुक में पैसा भरा है, जस्ट लाइक मिल्क को ग्लास में भरा है। तो ग्लास तो मिल्क नहीं हुआ ना, दो अलग चीज है। उसी तरह चेकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये खुद में पैसा नहीं है, दे आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और कप्स और वेसल्स। वो साधन है, पात्र है, जिसमें पैसा भरा रहता है। चेकबुक खुद में पैसा नहीं है, इसको पैसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। कि देखिए पैसा तो यूनिट था, एक टी कप 15 रुपये, दो टी कप 30 रुपये, तीन टी कप 45 रुपीज। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, एक क्रेडिट कार्ड, एक टी कप मतलब एक क्रेडिट कार्ड, दो टी कप मतलब दो क्रेडिट कार्ड, तीन टी कप मतलब तीन क्रेडिट कार्ड, ऐसा नहीं बोल सकते। कि समझो इसमें तो हमने पैसा भरा है, ये तो एक टूल है, ये खुद के अंदर पैसा नहीं है। तो ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दीज आर नॉट मेजरमेंट यूनिट्स, वो तो टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो डू नॉट मिक्स अप, वो चीज अलग है, वो पैसा नहीं है। उसी तरह चेकबुक मैंने आपको बताया, हम ये थोड़ी कहेंगे एक टी कप इज 1 चेकबुक, 2 टी कप 2 चेकबुक, 3 टी कप 3 चेकबुक, नो। इसलिए चेकबुक भी खुद में पैसा नहीं है, वो मेजरमेंट यूनिट नहीं है, वो सिर्फ एक टूल या इंस्ट्रूमेंट है बस। तो फिर अपना टेबल इशू अपडेट करो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या है, कल के लेक्चर में समझेंगे। चेकबुक क्या है, डिमांड ड्राफ्ट क्या है, आज देखेंगे आफ्टर सम 20-30 मिनट। ये सबके अंदर आप देखो, पहली कंडीशन क्या थी, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन और नोट, समथिंग दैट कैन मेजर वैल्यू। तो मेजरमेंट तो कर ही नहीं सकता वैल्यू का, ये यूनिट नहीं है, तो मतलब जवाब हो गया 0। बस तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जवाब 0 ही आना है। सेकंड कंडीशन क्या थी, फियाट मनी की, कि फियाट मनी मतलब राजा रानी, गवर्नमेंट, आरबीआई ने इशू किया होना चाहिए। वो भी किया नहीं। अब कुछ लोग कहने सरकार किसी को चेक में पैसा देती हो, चलो मान लेते हैं सरकार ने किसी को चेक में पैसा दिया 1, तो भी 0 मल्टीप्लाई विद 1 जब 0 ही आना है ना, तो ये फियाट मनी है नहीं, क्योंकि टू कंडीशंस मस्ट बी मेट साइमल्टेनियसली, दो शर्तों का एक साथ पालन होना चाहिए। तो ये सब पैसा नहीं है कुल मिला के बात ये भी। इधर भी कुछ लोग डंडा उठाते हैं कि सरकार अगर चेक से पैसा दे रही है श्रीमती कृष्णा यादव को 51,000, इसका मतलब कि चेक पैसा हुआ ना, भाई इसीलिए तो बताया कि चेक इंस्ट्रूमेंट है, चेक खुद में पैसा नहीं है। ये भी समझो, किसी ने मुझे कभी पूछा होगा, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी मोस्ट डाइल्यूटेड फॉर्म ही है, तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं है। और हो रहा है तो वो भविष्य के भी ऐसे होंगे जिसका असल में वजूद है नहीं। तो सिंपली एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। रेस का घोड़ा बनो। रेस का घोड़ा क्या होता है, उसको बस अपना ही ट्रैक दिखाई देता है, उसको आंख पे ब्लिंक कर या कुछ लगा होता है, बाकी ट्रैक को नहीं देखता। सड़क का साउंड होता है, उसको सब दिखता है कि सरकार चेक से पे करे तो फियाट मनी हो गया, भाई नहीं हुआ ना, मनी अलग चीज है, चेक इज टूल, इंस्ट्रूमेंट है। सरकार ने एसबीआई बैंक बनाया, और एसबीआई जो है वो सरकारी बैंक है, तो उसका चेकबुक इसलिए सरकारी पैसा हो गया ना, गलत है, क्योंकि चेकबुक पैसा है नहीं, चेकबुक तो एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं आईएएस ऑफिसर बन के साइन करूंगा और किसी को चेक दूंगा तो पैसा बन गया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हूं, गलत। चेकबुक इज नॉट इंस्ट्रूमेंट। ऐसे और 25 दिशा में हो जाए तो सड़क का साउंड है, रेस का घोड़ा नहीं। आगे कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, लेकिन सरकार को आपसे पैसा लौटना चाहिए, तो मार्केट में अपने कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कागज के टुकड़े जारी करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, आप पैसा इन्वेस्ट करो, 100 रुपये, आप प्रिंसिपल डालो, वो आपको ब्याज में जो भी 8% और बाद में प्रिंसिपल वापस करे। तो ये क्या हुआ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपनियों को आपसे लोन में पैसा चाहिए, वो बॉन्ड डिबेंचर इशू करते हैं, आप लगाओ तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट कमाते हैं। कंपनियों को आपको अपना पार्टनर बना देना है,
तो अपने वो शेयर से इक्विटी इशू करते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करो, आपने प्रिंसिपल दिया या जो रकम जमा की, सामने कंपनी को जब प्रॉफिट होगा, उसमें से कंपनी आपको डिविडेंड देती है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग आराम से पढ़ेंगे, पिलर 1 सी शेयर मार्केट के अंदर आराम से पढ़ेंगे, तो समझो ये लगभग वो आज से लेके चौथे हफ्ते में वहाँ तक पहुँचेंगे। बट ये सिर्फ दीज आर ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये पैसा नहीं है, भले इसमें पैसा आपने भरा है, बट ये तो टूल है, ये इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, ये खुद में पैसा नहीं। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, एक चाय का कप मतलब एक कंपनी का शेयर, दो चाय का कप मतलब दो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तीन चाय का कप मतलब तीन ट्रेजरी बिल। नो, तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, दे आर नॉट मनी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, शेयर बॉन्ड वगैरह, दे आर नॉट मनी। बस तो उसमें वही बात कि कॉइन या नोट स्वरूप में वो है नहीं, सरकार भले जारी कर ले तो भी वो 0 मल्टीप्लाई विद 1 करोगे तो भी आप 0 ही आना है। सो दिस थिंग्स आर नॉट फिएट मनी, दिस थिंग्स आर आल्सो नॉट फिएट मनी। आई गिव यू 30 सेकंड्स। तो फिएट मनी का मतलब आप क्या समझे? कोई राजा रानी, सरकार या केंद्रीय बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक, वो इसे इशू करे और वो मनी का जैसा होना चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। 500,000 के नोट, डॉलर, ये सब फिएट मनी है, करेक्ट। 2000 का नोट फिएट मनी है, करेक्ट। आपके वो तो बंद हो गया ना, यू आर राइट, पर इशू तो हुआ था ना, तो तब तो सेंट्रल बैंक ने जारी किया था, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो था। नाउ व्हाट अबाउट दिस, ट्रम्प ने अपना कोई कॉइन जारी किया, मीम कॉइन उसे बोलते हैं, या बिटकॉइन जो मैंने आपको बताया प्राइवेट वो प्रोग्रामर है सतोशी नाकामोटो उसने बनाया। तो दीज आर नॉट फिएट मनी फॉर अ सिंपल रीजन, वो गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया, आपके ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया, हाँ, पर वो जो जारी किया वो तो उसकी प्राइवेट इंडिविजुअल कैपेसिटी में बना है। तो प्राइवेट पार्टी ने जो बनाया, दे आर नॉट फिएट मनी। तो फिएट मनी तो समझ आ गया, अब उससे बड़ा टॉपिक है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या है? अब जैसे ये $100 का नोट देखो, इसमें कुछ लिखा है इधर, ज़ूम इन हम करें तो पढ़ सकते हैं, दिस नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। सरकार ने जो कर्ज लिया, आम जनता ने जो कर्ज लिया, उसको चुकाना है, तो इसी नोट से चुकाना है। इसका मतलब है कि ये लीगल टेंडर है। अब ये लीगल टेंडर हम समझते हैं, आपने एक्सिस बैंक से लोन लिया लाख रुपए का, आपने वापस चुकाना है 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। तो कौन सी करेंसी में चुकाना है? रूपी करेंसी में चुकाना है। आप रूपी करेंसी दोगे तो मैनेजर मस्ट एक्सेप्ट इट, ही कैन नॉट रिफ्यूज। आप उसको डॉलर में दोगे, येन, युआन, बिटकॉइन में दोगे तो इंडिया में वो रिफ्यूज कर सकता है, कानूनी रूप से वो बाध्य नहीं है, नॉट लीगली कंपल्सरी फॉर हिम टू एक्सेप्ट डॉलर, युआन और अदर करेंसी इन इंडिया। तो इसलिए इंडियन रूपी के जो भी कॉइन करेंसी नोट है उसे हम कहते हैं लीगल टेंडर्स इन इंडिया। लीगल टेंडर मतलब उसको लोन चुकाते वक्त एक्सेप्ट करना ही होगा सामने वाली पार्टी ने। व्हाट अबाउट 500,000 के नोट जो 2016 में डिमोनेटाइज हो गए, उसको लेके जाओगे तो मैनेजर ना बोले भाई ये डिमोनेटाइज हो गया, इसका मतलब वो लीगल टेंडर नहीं है। फिएट मनी था, फिएट मनी मान सकते हैं, म्यूजियम में पड़ा तो फिएट मनी मान सकते हैं, बट वो लीगल टेंडर नहीं है, चलन में अभी नहीं है, इलीगल है। तो ये जो लीगल टेंडर है इसकी दो शर्तें, टू कंडीशंस। फर्स्ट, इट मस्ट बी अ फिएट मनी, तो 200 का नोट ले लो, 500,000 का डिमोनेटाइज नोट ले लो, ये सब फिएट मनी तो है क्योंकि गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, कोई सरकारी शक्ति ने इसे इशू किया था। सेकंड कंडीशन, इंडियन लैंडर कैन नॉट रिफ्यूज इट, मतलब ही मस्ट एक्सेप्ट इट, स्वीकारना ही होगा। तो 200 का नोट तो स्वीकारना ही होगा, तो इसलिए क्या 1 मल्टीप्लाई विद 1 जब आ गया 1, यानी कि ये जो 200 रुपी नोट है इट इज लीगल टेंडर इन इंडिया, इट इज लीगल टेंडर इन इंडिया। व्हाट अबाउट 500,000 के डिमोनेटाइज नोट जो 2016 में बंद हो गए, अब वो म्यूजियम में पड़े होंगे तो वो फिएट मनी तो है, यस, तो मैं इसको दूं 1 मल्टीप्लाई, इंडियन लैंडर कैन नॉट रिफ्यूज, तो नहीं वो रिफ्यूज तो कर सकता है, मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मैं कहूं 0, 1 मल्टीप्लाई विद 0 जब आ 0, तो मतलब ये 500,000 के डिमोनेटाइज नोट ऑल्दो दे आर फिएट मनी बट दे आर नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया, वो बंद हो गए। गिव यू 30 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारो। इसको अभी देखा, कल मॉर्निंग में एक बार देखना है, बुधवार को एक टेस्ट होगी उसके पहले देख लेना, खत्म। ये तो समझ ऐसी आजीवन याद रह जाए ऐसी चीज, इसमें क्या सीधा फिर एग्जाम की अगली रात देख लेना है, और याद रह जाए एग्जाम की अगली रात भी नहीं देखना है, सिंपल थिंग्स आर देयर। तो ये सब लीगल टेंडर की बात है। अब देखो मजा, रूपी करेंसी में लोन लिया आप चुका, फिर मैं फॉरेन करेंसी लेके आऊंगा तो एक्सिस बैंक मैनेजर मना कर देगा। तो देखिए डॉलर, युआन, यूरो, यस दे आर फिएट मनी, करेक्ट, क्योंकि सरकार ने, उनकी सेंट्रल बैंक ने जारी की, बट इंडिया का लैंडर तो रिफ्यूज कर देगा, मतलब 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 जवाब 0। तो ये डॉलर, युआन, यूरो, दीज आर नॉट लीगल टेंडर्स इन इंडिया, भारत में लीगल टेंडर ये नहीं है। अब समझो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पोस्टल ऑर्डर, ई मनी, मतलब वो अलग से जैसे गिफ्ट कार्ड टाइप का कुछ आपने इशू किया, तो फिर वो तो स्वाभाविक है, वो तो खुद में पैसा है नहीं, तो उसे आप कैसे मान सकते हो? मतलब ये ऐसी बात है, चेकबुक डिमांड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, तो पहली तो बात की भाई वो फिएट मनी नहीं है, तो जब फिएट मनी नहीं है तो ये पहले 0 हो गया। फिर उसको भले कोई कबूले कि नहीं कबूले, लोन में वो एक्सेप्ट करे नहीं करे, जब तो 0 ही आना है। तो चेकबुक डिमांड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है? बिकॉज इट इज नॉट मनी, देयरफॉर इट इज नॉट लीगल टेंडर। ऐसा क्यों भाई? आगे अभी तो देखा था, मिल्क अलग है, ग्लास अलग है, पैसा अलग चीज है, चेकबुक अलग चीज है। तो चेकबुक खुद में पैसा नहीं है, इसलिए चेकबुक खुद में लीगल टेंडर नहीं है। अब कुछ लोग ये कहेंगे लेकिन हम तो चेकबुक से भी लोन का पैसा वापस कर सकते हैं ना, तो बैंकर एक्सेप्ट करता है, यू आर राइट, पर वो तो आप इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको दे रहे हो, उसके अंदर भरा है वो तो लीगल टेंडर इंडिया का रुपया ही है। यू आर मिक्सिंग अप द थिंग्स भाई, इंस्ट्रूमेंट साधन अलग चीज है, बाल्टी अलग है, बाल्टी में जो पैसा है वो अलग है। चेक इज लाइक अ बाल्टी, इट इज अ बकेट इन व्हिच यू फिल अप द मनी। चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स, वो खुद में पैसा नहीं है और इसलिए वो खुद में लीगल टेंडर नहीं है। उसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, कंपनियों के शेयर्स, आपने लोन लिया रुपये में, तो बैंक कहेगा भाई रुपये में चुका, मुझे ये कोई शेयर बॉन्ड और ये सब नहीं चाहिए, तुम रुपया लेके आओ। इस कारण से ये भी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, दे आर नॉट लीगल टेंडर्स इन इंडिया। बस वही बात है भाई, चेक डिमांड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर बॉन्ड, कैसीनो कॉइन, बिटकॉइन, तो ये तो चीजें भारत में फिएट मनी है ही नहीं, पहले हमने देख लिया, ये तो 000, और इसलिए लैंडर विल नॉट एक्सेप्ट इट, या एक्सेप्ट कर भी ले तो भी वो समझो कि हम उसको लीगल टेंडर नहीं मान सकते, जो अपनी डेफिनेशन है, तो 000, तो दीज आर नॉट लीगल टेंडर्स इन इंडिया। अगेन आई गिव यू 30 सेकंड्स, बाद दिमाग में उतारो। नाउ स्टार्ट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। देखिए हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, और वो मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स के लिए करेक्ट है। और ये जो वीनस है, शुक्र ग्रह, वो उल्टा है, वहां पर सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिम दिशा से सूरज उगता है वीनस पे, तो वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है, हम उसको ताक के नहीं बैठ सकते। सिमिलरली
इंडिया देख लो, यूएस देख लो, जापान देख लो, जर्मनी देख लो कि वहाँ उनकी जो फियाट मनी होती है, रुपया है, डॉलर है, वही उनके देश की लीगल टेंडर भी होती है। मतलब अमेरिका में फियाट मनी क्या डॉलर, लीगल टेंडर क्या डॉलर, भारत में रुपया है, रुपया फियाट मनी, रुपया लीगल टेंडर है। तो ये सब हम कहें कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, नॉर्मल चीज़ है। फिर एक देश है अल साल्वाडोर, उसके प्रेसिडेंट ने कहा नहीं हमको उल्टी दिशा से जाना है। उन्होंने ये कहा कि देखो बिटकॉइन तो फियाट मनी नहीं है, वो तो प्राइवेट प्रोग्रामर ने इशू किया, लेकिन फिर भी अल साल्वाडोर में हम बिटकॉइन को अपनी लीगल टेंडर मानते हैं। मतलब वहाँ लोन चुकाने के लिए और बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए लीगल टेंडर हमारा बिटकॉइन होगा, हम उसे मानते हैं। तो वो बस एक अपवाद के रूप में वो अलग दिशा में जा रहा है। वो क्यों जा रहा है वो हम पूरी पंचायत में जाएंगे नहीं। कुल मिला के उसको सब पूरी दुनिया के जो 2 नंबर के लीगल लोग होंगे उनको उधर पैसा आ जाए और इसका देश चल जाए, ऐसा उसका प्लान है, क्योंकि इसका देश बर्बाद है। बर्बाद देश होते हैं उधर सब लीगल काम वो अलाउ करते हैं। तो दैट इज द सीन, दे एक्सेप्ट बिटकॉइन एज देयर करेंसी। तो देखिए हमने जो समझा फियाट मनी होता है, फियाट मनी को आगे एक स्टेप ले जाओ तो वो लीगल टेंडर बनता है। वी अंडरस्टूड करेक्ट थिंग्स एज पर एनसीईआरटी। अल साल्वाडोर वो क्या, वो वेस्ट में उसका सूरज उग रहा है। तो अब हम अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा वकील बन जाए और वकील जैसा स्टेटमेंट चालू करें कि लीगल टेंडर मस्ट बी फियाट मनी एवरीवेयर इन द होल वर्ल्ड, तो वो जरूरी नहीं है। अल साल्वाडोर में ऐसा फियाट मनी नहीं है बिटकॉइन, वो तो प्राइवेट प्रोग्राम ने जारी किया, फिर भी वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो एक्सेप्शन है। आप कहे तो फिर एमसीक्यू में क्या टिक करना है, एमसीक्यू में क्या स्टेटमेंट दिया उस हिसाब से चलना है। एंड सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, पूर्व दिशा से उगता है, ऐसा जनरल ही आपको टिक कर दो एनसीईआरटी को कबूल करके, देन इट इज राइट। ये एक्सेप्शन अपवाद ये है, वो उसमें मत जाओ, इतना करने की जरूरत नहीं। कुल मिला के बाल की खाल नहीं खींचो। तो एक टेबल या आधे पेज का हमने पढ़ लिया, तो पढ़ाने में तुमको 1 घंटा क्यों लग गया? जस्ट टू ब्रिंग यू टू माय लेवल। मतलब कुछ लोग हैं जो एकदम फराटे से, वो पहले से कोचिंग वाला माइंडसेट है, तो वो समझ जाएंगे। जो लोग कभी उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले एटमॉस्फेयर में नहीं, तो उनको वो समझाने के लिए, बात उतारने के लिए 1 घंटा चला। बाकी तो मुद्दा ऐसा है, एक्सेप्ट मेरे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट हो, 3 इडियट में से, वो रेंचो और साइलेंसर, तो मेरे तो एक स्लाइड का काम है भाई कि इतनी चीजें। बट एनीवेज नॉट वरी, सारी उंगली एक समान नहीं होती, कोई कम स्पीड से समझता है, कोई ज्यादा स्पीड से समझता है, पर समझ आपको आ गया, दैट इज द बेस्ट थिंग। याद करना है, पास होना है। तो आई एम डन विद दिस थिंग। अब इसमें वकील बन के 500 और आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के गूगल फॉर्म पूछोगे तो भी जवाब घूम फिर के यही आना है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि आपको ये स्वीकार करना है। आगे बढ़ो। नाउ सम अदर एक्सेप्शनल केसेस। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पे सरकार ने 100 रुपए का कॉइन इशू किया। देखो 100 रुपए लिखा है, ओके, ये क्या बात है? 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए की सेंस बनती है। 100 रुपए का कॉइन कैसे इशू कर सकते हैं? अभी तो मैंने आपको बताया ब्रेक से पहले, 1000 रुपए का भी इशू कर, 1000 रुपए का भी इशू कर सकते हैं। याद करो, कॉइनेज एक्ट के अंदर गवर्नमेंट चाहे तो 1000 रुपए का भी इशू कर सकते हैं। तो 100 रुपए का उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी का स्मृति सिक्का, कमेमोरेटिव कॉइन इशू किया। इसे कहते हैं कमेमोरेटिव कॉइन्स। नॉर्मली इसको समझो करेंसी के रूप में यूज नहीं करना, ये तो हॉबी के लिए, स्मृति के लिए खरीद के रखना है। जैसे आप ये कैप्टन अमेरिका वगैरह के जो भी कार्ड या कुछ आप वो रखो, शील्ड मैंने टॉय खरीदा, तो ऐसी चीज आपकी हॉबी है। क्या हम इसे फियाट मनी कह सकते हैं? जब हाँ, फियाट मनी क्यों कह सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने इशू किया और इसको यूनिट तो आप समझो रुपया है, 100 रुपया लिखा है, तो मनी डेफिनेशन में बैठता है, फियाट मनी डेफिनेशन में बैठता है। बट इट इज नॉट लीगल टेंडर, क्योंकि आप बैंक का लोन चुकाने वापस जाओगे तो एक्सिस बैंक मैनेजर मना कर देगा कि भाई ये तो वैलिड चीज नहीं है। तो इट इज फियाट मनी बट इट इज नॉट लीगल टेंडर। दूसरी बात कि मान लो एक्सिस बैंक मैनेजर मान भी ले, तो आपका लॉस होगा। आपका लॉस ऐसे होगा कि मित्रों ये सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉइन लिखा 100 रुपए का, इधर भाव देखो 4000 रुपए दोगे तब आप इसको खरीद सकते हैं, हॉबी के लिए। तो आपने 4000 में सिल्वर का खरीदा, क्योंकि सिल्वर के वजन के हिसाब से एक प्रकार से समझो कैसा है, फुल बॉडीड कॉइन है जिसमें सिल्वर दबा दबा के भरी। अब आप अगर एक्सिस बैंक मैनेजर को लोन चुकाओगे तो 100 रुपए में तो गिनूंगा, आपका लॉस हो गया ना, क्योंकि 4000 की चीज उसको 100 में रिटर्न कर। एनीवे, सो कमेमोरेटिव कॉइन्स आर फियाट मनी, यस, बट दे आर नॉट लीगल टेंडर्स अनलेस नोटिफाइड। सिवाय कि सरकार बोल दे, आरबीआई बोल दे कि इसको मानना है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल तो मैंने आपको देखा कि वाजपेयी कॉइन आप लेके जाओगे तो एक्सिस बैंक मैनेजर मना कर देगा कि लोन में ये नहीं चलता है, आप नॉर्मल लेके आओ। लेकिन अगर 10 रुपए का आप कॉइन ये लेके गए, ये कॉइन आप देखो 10 रुपए का स्वामी चिन्मयानंद जी का ये कॉइन है, ये भी कमेमोरेटिव कॉइन उनकी याद में जारी किया। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने नोटिफाई किया कि इसको आपने लीगल टेंडर मानना है, इट इज नोटिफाइड एज लीगल टेंडर, तो यस, तो फिर उसको यूज कर सकते हैं, बैंक ने उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कमेमोरेटिव कॉइन्स फियाट मनी करेक्ट, लीगल टेंडर नहीं है, सिवाय के सरकारी आरबीआई को नोटिफाई करने के आपको मानना पड़ेगा। 10 रुपए के आप जानते हैं अलग अलग जात के कॉइन आते हैं, कभी ऐसा दिखता है, कभी ऐसा दिखता है, कभी ऐसा दिखता है, कभी ऐसा दिखता है। आरबीआई ने नोटिफाई किया कि सब कुछ वैलिड कॉइन है, आपको मानने पड़ेंगे और ये लीगल टेंडर भी है, ऐसा भी मानना पड़ेगा। अब अभी तुमने आगे तो ऐसा बताया कि आरबीआई तो कॉइन जारी नहीं करती, तो आरबीआई क्यों नोटिफाई कर रहा है? ठीक, कॉइन सब बनाता है गवर्नमेंट, आरबीआई एजेंट के रूप में उसको, एजेंट के रूप में उसको सर्कुलेट करता है। इसलिए जो नोटिफिकेशन जारी करने हैं तो नीचे प्रैक्टिकल जो बातें होंगी आरबीआई अपनी तरफ से लिख के बोलता है भाई ये है, ये है, इनको एक्सेप्ट करो। एनीवे, सो द पॉइंट इज 10 रुपए का ये जो 4-5 जात के कॉइन है, 10 रुपए 4-5 जात के कॉइन है, ये सभी फियाट मनी भी है, लीगल टेंडर भी है, इसको मानना पड़ेगा, बैंक के लोन भी इसे चुका सकते हैं, ऐसा आदेश है। अब कोई नहीं माने तो क्या? नहीं माने तो मतलब तुम ये कह रहे हो तुमको भारत देश का कानून कबूल नहीं है, तो फिर उसमें सिडिशन मतलब राष्ट्रद्रोह का केस बनता है। ऐसा उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब आईएएस ऑफिसर ने कुछ दुकानदारों पे केस किया कि तुम नहीं मानते तो ये राष्ट्रद्रोह है। अब कुछ लोग डंडा उठाएंगे कि नहीं हमारे यहाँ ये दुकानदार नहीं मानते, पर तुम तो मान लो भाई कि फियाट मनी लीगल टेंडर है, तुमको तो एग्जाम पास करनी है ना, फिर आपको तख्ते में जाओ, आमिर खान सत्य में जयते में उसका झंडा अलग से उठाओ। अगेन आईएएस बनना है तो रटना चालू करो, आंदोलन करना है तो उसकी परीक्षा की हम तैयारी नहीं करें। आगे फियाट मनी लीगल टेंडर हमने समझा, अब चीज समझते व्हाट इज लिमिटेड लीगल टेंडर। स्टारबक्स में गया ये भाई कॉफी पीने, बिल आया 300 रुपीज, और अब ये क्या कर रहा है 50 पैसे के 100 भी नहीं 600 सिक्के वो दे रहा है, ये लो मैडम 300 रुपए का बिल। तो अब तो कैशियर तो परेशान हो जाएंगे भाई कि लाइन में और भी लोग खड़े हैं, तेरे 600 सिक्के किधर गिनने बैठूं। आप कहना ये तो लीगल टेंडर है ना, तो एक्सेप्ट करो वरना एफआईआर कर दूंगा, राष्ट्रद्रोह है, सिडिशन हो जाएगा। तो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इसलिए सरकार ने, आरबीआई ने कुछ नियम बनाए। देखिए 10 पैसे का सिक्का बंद, 25 पैसे का सिक्का बंद। उसमें सीन क्या बन रहा मेरे हिसाब से कि उस जमाने में मेटल इतना महंगा होता पड़ता होगा, इसको छापने का बंद कर दिया। वैलिड चीजें क्या है? कॉइन की हम बात करें, 50 पैसे वैलिड है, यस, 1 रुपी वैलिड है, 10 रुपी, 20 रुपी, मतलब कॉइन जो इशू हो रहा है, 1 रुपए का नोट जो गवर्नमेंट इशू करती है, फाइनेंस सेक्रेटरी जिस पे साइन करता है, ये भी वैलिड है। लेकिन ऐसा बहुत सारे जत्था में आप चुकाओगे तो कैशियर और अकाउंटेंट परेशान नहीं हो जाए, इसलिए कुछ रूल्स बनाए हैं। यस, दे आर लीगल टेंडर्स, ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं, बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी ओनली। मतलब ऐसा नहीं कि 50,000 इसमें पे करो, छोटी छोटी रकम 10 रुपए 5 रुपए ऐसा पे कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया लिमिटेड लीगल टेंडर। समझते हैं एक बार में सिंगल ट्रांजैक्शन में आप मैक्सिमम कितना रुपया पे कर सकते हैं? 50 पैसे की मदद से आप मैक्सिमम 10 रुपए का बिल चुका सकते हैं। मतलब 50 पैसे के जो भी 200 या 20 या जितने सिक्के देने हैं, मैक्सिमम 10 रुपए तक आप दे सकते हैं। उससे ज्यादा दिया तो फिर सामने वाला पार्टी रिजेक्ट कर सकता है। तो आप फिर 1000 रुपए का पेमेंट 50 पैसे से कम करोगे, दुकानदार मना कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब 50 पैसा क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर है।
स्वीकृत है अपन अनलिमिटेड साइज में नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ दुकानदार 50 पैसे सिक्का तो एक्सेप्ट नहीं करता। भाई आप तो मान लो आरबीआई की वेबसाइट पे लिखा है, उन्होंने एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में लिखा है, एग्जाम पास करने तो मान लो। तो 50 पैसे के अंदर बात क्या है, 10 रुपए तक का सेटलमेंट कर सकते हैं, उससे ऊपर का करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। 1 रुपए का पेपर नोट, 1 रुपए का कॉइन, उससे ऊपर के कॉइन जो भी 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया उससे 10 रुपीज सेटल कर सकते हो ट्रांजेक्शन, 1000 रुपये कर सकते हो, हाँ 1000 से ऊपर का नहीं कर सकते, ऐसा सब कानून में लिख दिया है। तो ये भी सब समझो सरकार के द्वारा जो जारी किया गया 1 रुपी नोट एंड अदर कॉइन्स, वो भी क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर है। बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट यू कैन नॉट सेटल द ट्रांजेक्शन, अदर पार्टी कैन रिफ्यूज इट। नाउ व्हाट अबाउट द आरबीआई ने जो इशू किया नोट्स, 2 रुपीज 10 रुपी 100 200 500, उससे 10 का भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, 1000 का भी, 2000 का भी, मतलब 500 के 4 नोट दे दो तो 2000 का बिल आपने चुका दिया, खत्म। तो वो सबको हम क्या कहेंगे, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। मतलब व्हाटएवर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन यू हैव टू कंप्लीट, यू कैन कंप्लीट, और सामने वाला उसको मानेगा भारत में। तो आरबीआई ने जो बैंक नोट्स इशू किए हैं, दे आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स इन इंडिया। सारे नंबर्स नॉट इंपॉर्टेंट कि 10 रुपए का कितना, 1000 का इतना, जो फिलोसॉफी बस उतना याद रखो कि बियॉन्ड पॉइंट गवर्नमेंट ने जो जारी किया सब कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, वो एक हद से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो कैन यू पे एनी अमाउंट, तो जब एक गवर्नमेंट का जो माल 1 रुपए का नोट और सबसे लिमिटेड लीगल टेंडर है, आरबीआई का जो माल है अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। हालांकि रियल लाइफ में देयर आर सम टर्म्स कंडीशंस। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का पेमेंट डीलर को करना है, आप कैश में कर दो 500 रुपए के नोट, तो वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलेगा नहीं, ये तो सब ब्लैक मनी हो जाएगा, काला धन, जिसके बारे में सेकंड पिलर टैक्सेशन में देखेंगे। तो सरकार ने सोचा कि एक हद से ज्यादा कैश अलाउ नहीं करना है, तो सरकार ने 2017 में कुछ रूल्स बनाए कि 2 लाख या उससे ज्यादा का पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते, अगर किया तो फिर रेट पड़ जाएगी, पैसा जब्त हो जाएगा। तो आप कहने मुझे तो 2 लाख या उससे ज्यादा, मान लो 5 लाख रुपए किसी को देने हैं, तो आपने पहले उसको बैंक में जमा करो, बैंक में से फिर चेक लिखो और चेक उस आदमी को दो, या नेफ्ट आरटीजीएस यूपीआई ऐसा कुछ करो, अदरवाइज इट इज इलीगल टू गिव कैश। 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश आप किसी को नहीं दे सकते, क्यों, इनकम टैक्स एक्ट में सब उन्होंने कानून बना दिया। आपने प्रैक्टिकली तो ये आरबीआई के नोट भी अब तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर आप नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा का सेटलमेंट आप नहीं कर सकते, यू आर राइट। लेकिन जब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, आपको समझना है कि वो थियरी पूछ रहा है, एनसीईआरटी वाली थियरी पूछ रहा है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि हां भाई वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है आरबीआई द्वारा जो करेंसी नोट इशू किया। भले प्रैक्टिकली देयर आर सम लिमिट्स, बट एमसीक्यू में पूछा जाता है एक्सेप्ट, ऐसा मानना है कि वो थियरी पूछा है एनसीईआरटी की, तो जो मैंने पढ़ा है वो सही, उस हिसाब से टिक करना है। आई गिव यू 30 सेकंड, ये बात दिमाग में उतारो। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि नहीं, कुछ कॉलेज में हमको 40,000 की भी फी भरनी हो तो वो कैश में नहीं लेते, वो तो नेफ्ट डिमांड आप और ऐसा सब मांगते हैं। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है कि उनको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि उसके क्लर्क को तकलीफ नहीं हो पैसा गिनने में, इसलिए वो आपसे ये सब डिजिटल और चेक तरीके से मांगते हैं। आपको तकलीफ है तो कोर्ट में जाओ, आपको एमसीक्यू पास करना है तो जो मैंने पढ़ा है उसको स्वीकार करो, या वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। डाइवोर्स के बाद वाइफ को मेंटेनेंस का मुआवजे का पैसा जो हस्बैंड ने देना है, अब उसको मान लो कि 6,000 रुपए देने थे और वो सारे कॉइन्स में लेके आया, तो क्या भाई उस केस में वो तो वाइफ की मर्जी है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे, नहीं तो मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन करे। अहमदाबाद में कैसा था, फिर मैजिस्ट्रेट ने उसको और ज्यादा सजा कर दी जो हस्बैंड था, कि तुम इतना ये नहीं दे सकते, इलीगल बात है। जो हमने अभी समझा कि कॉइन से मैक्सिमम क्या 1,000 रुपए तक का सेटल कर सकते हैं, 6,000 थोड़ी दे सकते। पर ये सब हम समझो इधर एलएलबी का कोर्स करने नहीं आए, वकील का कोर्स करने नहीं आए, हमारी इसकी एग्जाम की तैयारी करने हैं, तो ये सब प्रैक्टिकल पंचायत में मत उतरो कि हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे यहाँ तो ये होता है, होता होगा एग्जाम पास करनी है तो कागज में क्या लिखा है, बुक में क्या लिखा है, एक्सेप्ट करो। गले पे चर्चा, पान के गले पे चर्चा नहीं, ये एग्जाम की तैयारी। तो वी अंडरस्टूड फिएट मनी एंड लीगल टेंडर। अब ये जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है उसमें और भी कहानियां हैं, बट बेटर वी डू इट आफ्टर 5 मिनट ब्रेक, फ्रेश माइंड से, अभी और भी हमें पढ़ना है। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
30 more seconds. Alright फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? ठीक चल रहा है, ट्रू फॉल्स? शिवांगी, हर्ष, देव, राहुल, आदित्य, अंकुश, मोहन, राज, स्वाति, आंसर इज जस्ट वी मूव फॉरवर्ड। फिर भी डाउट रहे तो गूगल फॉर्म से पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें आप वकील बन के सवाल पूछेंगे इसका ये नहीं और वो क्यों, तो मेरा वही जवाब है, क्लास में पढ़ा है वो एक्सेप्ट करो, क्योंकि आज का नहीं है तो एनसीईआरटी में दिया वही रटना है, वही पास होना है उससे। आप दुनिया से अलग सोचोगे तो एग्जाम के आंसर की बदल नहीं जाती है। नाउ, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी देखा, पेपर करेंसी देख रहे थे, उसमें फियाट मनी, लीगल टेंडर देखा हमने, उसकी कुछ छोटी छोटी जनरल नॉलेज करनी है। देखिए, जनरल नॉलेज के नाम पे यूपीएससी आपको ये नहीं पूछेगा कि करेंसी नोट का कलर क्या होता है या उसके पीछे क्या है, लाल किले का फोटो है, रानी की वाव का फोटो है, वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि यूपीएससी की जो एग्जाम हॉल होते हैं उसमें आपको वॉलेट वगैरह ले जाने देते हैं, तो वो पूछेगा आपको कि लाल किला है कि नहीं पीछे, तो खोल के लोग देख लेंगे, तो प्रोफेसर चालाक है, इसलिए ऐसे सवाल आप लगभग लगभग आईएएस परीक्षा में नहीं पूछेंगे कि जैसे आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, क्योंकि वो खोल के खुद का ही देख लेगा ना इतना डिजिट है, तो नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन सच थिंग्स। बस एक दो या कुछ समझना है। देखिए, मैं और आप तो देख सकते हैं 100 रुपये का नोट है, ब्लाइंड पर्सन कैसे देखेगा? उनके लिए ये जो प्रिंटिंग की जाती है उसमें ये जो पार्ट है एम्बोस या उभरा हुआ होता है, तो ऐसा स्पर्श करेगा उसको 4 लाइनें फील होगी, इसको ब्लीड लाइन्स कहते हैं। ऐसा जो पुराने नोट है उसमें समझो कि इधर मान लो ट्रायंगल होगा, डॉट होगा, तो फील कर सकता है। तो दैट इज करेंसी नोट एंड हाउ ब्लाइंड पीपल कैन आइडेंटिफाई देम। अब क्या बराबर है? ठीक है, मैं को सैमसंग गैलेक्सी फोन ले लो, आपके कौन सा लेना है? मैं को 56 जात के हैं, और सच में 56 जात के ही है, मैंने एक बार पढ़ा था, तो कंफ्यूज हो जाए आदमी कौन सा लेना है। सिमिलरली करेंसी नोट आपके बराबर है कि भाई चलो 2 रुपए का नोट है, 200 का नोट है, पर अब तकलीफ ये हो गई कि नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन के बाद इन्होंने, डिमोनेटाइजेशन तो 500,000 का हुआ, लेकिन उसके अलावा भी जो नोट्स है ना उनका डिजाइन और सब बदल दिया है। पहले गांधी जी आप देखो राइट हैंड साइड पे थे, आजकल गांधी जी लेफ्ट हैंड साइड पे। अब पुराने भी नोट चले, नए भी चले, तो इतने सारे का वो जनरल नॉलेज कहाँ याद करके जाए ब्लाइंड पर्सन कि ये नोट में दे रहा हूँ वो कौन सा करेंसी नोट है। तो आरबीआई डिसाइडेड कि कोई ऐप बना देते हैं, वो ऐप ऐसा है, मनी ऐप है, कि ब्लाइंड पर्सन फोटो करेंसी नोट रखे, मोबाइल से उसका फोटो या कमांड दे दे और वो उसको सुना के बता देगा दिस इज 100 रुपी नोट, दिस इज 500 रुपी नोट। आपके पास ऐसा आदमी हो जो ब्लाइंड भी है और सुनाई भी नहीं देता, तो क्या? तो उसके लिए फोन वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन के सिग्नल की, एक सिग्नल पे 100 रुपए वगैरह वगैरह, तो ऐसी ये मनी ऐप है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि मान लो आईएसआई ने एक नोट बनाया, तो ये आइडेंटिफाई नहीं करिए तो दिस इज 100 रुपी नोट, क्योंकि वो तो कलर और डिजाइन देखेगा, वो सब अंदर के फीचर नहीं देखेगा, एंड सो दैट इज मनी ऐप। नाउ, एक कागज पे ये जो करेंसी नोट है उस पे एक प्रॉमिस लिखा होता है। प्रॉमिस जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है 20 पाउंड के नोट पे, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ 20 पाउंड्स, या कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, आरबीआई गवर्नर साइन किया होता है। हर करेंसी नोट पे ऐसा कुछ लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे बियरर समथिंग। इसका क्या मतलब है वो एमसीक्यू के लिए याद रखना है। पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, वो करेंसी नोट इशू करते कैसे कि जैसे यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर हमारे पास 14 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा तो अभी हम लोग $1 का नोट इशू करेंगे। उसी तरह ब्रिटेन के अंदर उनके जो राजा होंगे उन्होंने डिसाइड किया हमारे पास 73 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा तो हम ये 1 पाउंड का नोट इशू करेंगे। तो जब वो लोग प्रॉमिस करते थे आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ $1, ऐसा मतलब इधर लिखा हुआ कागज में नीचे, इट मीन्स व्हाट? आई प्रॉमिस टू गिव यू $1 का ग्राम के हिसाब से भाव हो ऐसा मोटा जाड़ा सिक्का या बिस्किट देने का प्रॉमिस है। तो उस जमाने में इन द ओल्ड टाइम्स आप $1 का नोट लेके जाते हो उसकी ट्रेजरी ऑफिस में, तब जमा करो और सामने वो आपको गोल्ड का ऐसा कॉइन या बिस्किट दे देगा जिसका मेटल के वैल्यू के हिसाब से $1 भाव, उसे हम कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। तो पुराने जमाने में प्रॉमिस का मतलब ये था कि आई प्रॉमिस टू पे दिस मच गोल्ड। आपके ऊपर ऐसा क्यों करता था? ताकि लोग करेंसी पे विश्वास रखें और उसको यूज करें, इसलिए वैसे प्रॉमिस देते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो सरकारों को लगा भाई ये तो नहीं जमेगा, इतना तो गोल्ड हमारे पास है नहीं, हम इतने सारे सोल्जर्स को सैलरी देनी है, हम इतना सारा नया सब डैम और हाईवे बनाना है, तो अब तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बंद कर दी। आपका तो फिर प्रॉमिस जो लिखते हैं अब करेंसी नोट पे, उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये 2000 रुपए का नोट देखो, इस पे लिखा है, वेयर मी ज़ूम इन, आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ 2000 रुपए, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब क्या? कि अब ये करेंसी नोट लेके जाओ आरबीआई ऑफिस में, वो उसके छुट्टे पैसे कर देगा, 500 के 4 नोट दे देगा, या ये नोट फट गया है तो आपको दूसरा करेंसी नोट बदल के देगा, 10 रुपए के 200 यूनिट दे देगा, वगैरह वगैरह। ये जो प्रॉमिस है, कॉलोनियल टाइम्स में इस प्रॉमिस का मतलब क्या था? कॉलोनियल टाइम्स में अगर ये 2000 का नोट वो देते और प्रॉमिस करके देते, तो व्हेन यू रिटर्न द नोट बैक टू आरबीआई, वो उसके सामने आपको फुल बॉडीड, मतलब जिसमें मेटल की धातु दबा दबा के कीमती भरी है, ऐसा सिल्वर या गोल्ड कॉइन जिसका गोल्ड या सिल्वर का वजन के हिसाब से भाव 2000 रुपए हो, ऐसी चीज एक्सचेंज करके देते। कब? इन द ब्रिटिश टाइम्स। अब तो ऐसा है नहीं, मॉडर्न एरा में क्या है, ये प्रॉमिस का सिंपल इतना मतलब है आप दो तो सामने छुट्टा पैसा करके देगा, फटा नोट है, टॉन नोट, तो उसको एक्सचेंज करके देगा। तो नाउ दे विल ओनली एक्सचेंज इट फॉर टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स मतलब जिसमें कोई प्रेशियस मेटल दबा दबा के नहीं भरी, या जो भी करेंसी नोट्स हैं उसमें आपको एक्सचेंज करके देगा। कुछ लोग इधर तक पहुंचे तो वो तो टोकन और फुल बॉडी भी भूल गए होंगे। ये जो पढ़ा हमने 33वीं स्लाइड पे, फुल बॉडी क्या जिसमें सिल्वर गोल्ड सब दबा दबा के बैठा, टोकन मतलब जो आजकल सिक्के होते हैं उसमें इतना प्रेशियस मेटल नहीं होता, तो ऐसा आपको अभी एक्सचेंज करके दे सकता है, या करेंसी के कागज के टुकड़े दे सकता है, गोल्ड सिल्वर का कोई प्रॉमिस है नहीं। नेक्स्ट, सपोज आपके पास 2000 का नोट था, जब वो छापा गया तब मान लो कि प्राइस सब नॉर्मल रहते थे, फिर महंगाई बढ़ गई 10%, कि 100 रुपए के नहीं 110 के हो गए, तब आप आरबीआई गवर्नर के पास नोट लेके जाओ, तब ये बोल सकते हैं कि देखो 2000 आपने दिए थे लेकिन महंगाई बढ़ गई 10%, तो अभी तो हमें 10% ज्यादा, 2200 रुपए एक्सचेंज करके दो, तो ऐसा थोड़ा वापस आपको ज्यादा पैसा देगा, ऐसा तो कोई प्रॉमिस किया ही नहीं है। प्रॉमिस सिंपल है कि फेस वैल्यू पे एक्सचेंज होगा, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, शेयर मार्केट क्या रिटर्न दे रहा है, डॉलर का क्या भाव चल रहा है, उस पे तो एक्सचेंज है नहीं, ये तो सिंपल एक्सचेंज उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो उंगली दिए तो गला मत दबाओ, आई डिड नॉट प्रॉमिस सच थिंग। और ये 2024 के लिए में पूछा भी था, हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए हमें और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, पर समझो ये जो भी प्रॉमिस है करेंसी एक्सचेंज में, उसमें देयर इज नो प्रॉमिस की इन्फ्लेशन यानी महंगाई से हम एडजस्ट करेंगे। महंगाई क्या है हम लोग पिलर 4 में समझेंगे। मान लीजिए आप ये बैंक एक्सिस बैंक के अंदर 2000 का नोट डिपॉजिट करते और एक्सिस बैंक आपको उस पर 6% इंटरेस्ट पे करता, बचत आपके सेविंग अकाउंट में डाला है, तो जो भी उस हिसाब से 2120 रुपए एक्सिस बैंक आपको रिटर्न करता। लेकिन आपने सपोज पैसा सेव नहीं किया, अपने पास वॉलेट में रखा, और किसी दिन आप जाते हैं आरबीआई ऑफिस में, जब आप हमको एक्सचेंज करके दो, तो आरबीआई तो 2000 के हिसाब से एक्सचेंज करेगा ना, वो थोड़ी आपको ऐसा देगा कि नहीं 120 रुपए एक्स्ट्रा क्योंकि ब्याज एक्सिस जो दे रहा था, ये तो सब आपकी इमेजिनेशन हुई, काल्पनिक रूप से आप मान रहे हैं कि इन्होंने नहीं दिया तो तुम दो, ऐसी भी आरबीआई की कोई प्रॉमिस नहीं है। मतलब कि इंटरेस्ट के साथ मैं एक्सचेंज करूंगा, ब्याज के साथ तुमको चुका के दूंगा, ऐसी प्रॉमिस आरबीआई की नहीं है। आपने एक्सिस में डिपॉजिट किया तो सेविंग अकाउंट का उनका प्रॉमिस अलग है, उनका गला पकड़ो। तो ये भी याद रखना है, करेंसी नोट जो है उसका ये फीचर है कि उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है,
जो एक्सचेंज की प्रॉमिस है उस पे तो इंटरेस्ट रेट 0 पे होगा, बिना ब्याज के ओरिजिनल वैल्यू पे बदलाव आरबीआई करने की प्रॉमिस देता है। तो मतलब आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ एक्स रुपीस का मतलब क्या? महंगाई से एडजस्ट करके देगा नहीं, इंटरेस्ट रेट बैंकों में क्या चला है उससे एडजस्ट करके देगा नहीं, टोकन कॉइन में दे सकता है, मतलब ये सस्ते मेटल वाले कॉइन्स में एक्सचेंज करके दे सकता है, हाँ कर सकता है। जो वैल्यू प्रिंट की है ₹100, ₹20, ₹50 उस प्रिंटेड वैल्यू पे एक्सचेंज करके दे सकता है। तो यानी आपका परचेजिंग पावर क्या है? परचेजिंग पावर उतना ही है जितना छापा गया, मतलब ऐसी बात है। सपोज पहले ₹10 में एक समोसा मिलता था, अभी तो ऐसा है कि डिपेंड कौन से शहर में कौन से रेस्टोरेंट ₹50 का एक समोसा है, तो आरबीआई तो आपको एक्सचेंज करके ऐसे नहीं देगा ना, वो तो आपको दुकान में जाके जो भाव में मिलता है खरीद के देख लेना। आरबीआई तो 10 के सामने 5 के 2 नोट दे सकता है, 50 के सामने 10 के 5 नोट दे सकता है। आपका परचेजिंग पावर कम हो गया, पहले से कम समोसे खरीद पा रहा हूँ, ये सब आरबीआई की प्रॉमिस नहीं है उसमें। तो रिमेंबर दिस फीचर्स। अब आगे ओके, तो इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट रेट ब्याज दर बचत दर इसे एडजस्ट नहीं होता, फेस वैल्यू जो लिखा है उतना ही एक्सचेंज होता है। तो फीचर्स ऑफ अ बैंक नोट क्या फीचर्स है? पहला, जीरो इंटरेस्ट, मतलब इस पे रिजर्व बैंक आपको कोई ब्याज नहीं देगा, वो तो फेस वैल्यू पे एक्सचेंज करता है। दूसरा, ये एक जात का बॉन्ड या प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट मतलब प्रॉमिस किया कि किसी दिन इसको एक्सचेंज करके दूंगा, बॉन्ड भी इस प्रकार से कि उसने बोला कि हाँ ना मैं एक्सचेंज करके दूंगा एट 0% इंटरेस्ट। तो ये एक प्रकार का सिक्योरिटी पेपर है जिसका फीचर बॉन्ड या प्रॉमिसरी नोट जैसा है। अब इधर से थोड़ी डिबेट चलती है कि क्या करेंसी नोट एक प्रॉमिसरी नोट है क्योंकि प्रॉमिस किया गया है। तो कानून जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो कहते नहीं वो ऐसा नहीं है। प्रॉमिसरी नोट वो अलग चीज होती है कि कोई कंपनी या दुकान वाले को लोन में पैसा चाहिए और अलग से आपको ऐसा कोई कागज पे लिख के दे दे, वो कुछ प्रॉमिसरी नोट अलग चीज होती है, वो हम पिलर 1 सी में देखेंगे। तो करेंसी नोट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हाउएवर कुछ आप किताबें पढ़ो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वगैरह, तो उसमें तो बोलते हैं हाँ इसके जो फीचर है वो प्रॉमिसरी नोट वाले हैं, द फीचर्स आर एज प्रॉमिसरी नोट। तब ये सही है कि वो सही है? पहली तो बात मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी पूछेगी। तो तुमने बताया क्यों? बताया इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने सबका टाइम वेस्ट करते हैं, उनको मैं बोलता हूँ प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले फालतू में इधर उधर से खुरेज के, जिसको तंबाकू खाने की आदत है क्या उसमें चूना मिलाते हैं, फिर उसको चूना नहीं मिले तो दीवार से खुरेज के चूना मिला के खाता है। तो प्राइवेट मॉक टेस्ट वाला जबरदस्ती जरूरत नहीं हो तो भी मॉक टेस्ट बना लिया, तो फिर वो ऐसा खुरेज के निकालते हैं नेट से, जो पूछने का कुछ रिवाज नहीं। बट एनीवेज अगर पूछे रियल एग्जाम में देन गो बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि भाई ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। पर्सनली आई डोंट थिंक इतनी वो पंचायत में यूपीएससी प्रोफेसर जाएगा। तीसरा, ये एक एनोनिमस बियरर बॉन्ड है, वो ऐसी बात, लेट मी ज़ूम इन। मान लीजिए अमिताभ बच्चन ने एलआईसी से लाइफ इंश्योरेंस लिया कि मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को 5 करोड़ देना क्योंकि ये मेरा नॉमिनी है। तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बच्चन एलआईसी ऑफिस में जाके पैसा निकाल सकता है, मैं आप जाएंगे तो एलआईसी हमको नहीं देगा। गब्बर सिंह जाए कि मैंने इसको तो शोले फिल्म में मार दिया था तो मुझे पैसा दो, तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका नाम कागज पे नहीं लिखा है, एलआईसी पॉलिसी पे अभिषेक का नाम लिखा है। बट व्हाट इफ देयर वाज अ 500 रुपी नोट और ये एलआईसी नहीं और आरबीआई होता, तो बच्चन के पास 500 है, वो जाए आरबीआई के पास तो 100 टाइम्स 5 नोट, 100 के 5 नोट एक्सचेंज कर सकते हैं, हाँ प्रॉमिस टू पे बियरर है। अभिषेक उनसे पॉकेट मनी लेके जाए और एक्सचेंज करा सकता है, हाँ गब्बर सिंह चुरा के लेके जाए और एक्सचेंज करा सकता है जॉब स्टिलियस, क्योंकि करेंसी नोट पे आपका नाम नहीं लिखा है कि ये मेरा नोट है और मेरा नॉमिनी अभिषेक है, इसलिए कहा जाता है एनोनिमस है और बियरर है। गुमनाम है, आपका नाम नहीं लिखा, ओनरशिप नहीं लिखा। बियरर है ऐसे कि जो भी धारण करता है, क्योंकि क्या लिखा, धारक को दूंगा, तो हुएवर कम्स बियरिंग द नोट, जो भी करेंसी नोट लेके आरबीआई ऑफिस में गया उसको एक्सचेंज करके लोग देंगे। तो एनोनिमस बियरर बॉन्ड है, ऐसा भी याद रखना है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा नहीं है कि आपके नाम से टाई अप है, आपके बच्चों के नाम से टाई अप है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ बैंक नोट। अब डिमोनेटाइजेशन समझते हैं। बच्चन ने लीगल तरीके से पैसा कमाया, फिल्मों में काम करके, एड्स में काम करके, जो भी उनके पास मान लो 15 करोड़ है, जो 500,000 के करेंसी नोट में थे। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो करना क्या था कि 500,000 के नोट लेके आप जाओ कोई भी बैंक में, एक्सिस, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसको दे दो। वो बैंक आगे रिजर्व बैंक को देगा 15 करोड़, रिजर्व बैंक उसके बदले नए जात के नोट छाप के आपको दे देगा, आपको एक्सचेंज हो गया, मौज करो। तो जिसने लीगली पैसा कमाया उसको तो कोई टेंशन है नहीं। और मान लो कोई ऐसा बिल्डर है, कोई कोचिंग वाला है जिसने पैसा लिया अपने, मतलब फीस ली, कैश लिया, जीएसटी नहीं भरा, इनकम टैक्स नहीं भरा, उसके पास 15 करोड़। अब वो भी बैन हो गए तो उसने ले जाने 500,000 के नोट बैंक में जमा करे, बैंक वाला आरबीआई को आरबीआई एक्सचेंज करके देगा, करेक्ट? यहाँ तक करेक्ट है। तकलीफ उसको कब होगी कि ये पूरी चीज पर इनकम टैक्स विभाग की नजर होगी, तो देन दे विल डू रेड, तुम्हारे पास 15 करोड़ आए कहां से, तुमने तो इतने साल तक इनकम टैक्स और बाकी टैक्स नहीं भरते थे वगैरह। फिर डर जाएगा और डर के क्या करेगा, अपने नोट खुद से डिस्ट्रॉय कर देगा, फेंक देगा, जला देगा। तो ये ऑब्जेक्टिव था डिमोनेटाइजेशन का कि हमें कर चोरी, ब्लैक मनी टैक्स इवेजन से लड़ना है। डिटेल में इसके बारे में पिलर 2 बजट टैक्सेशन ब्लैक मनी में देखेंगे। अब समझो कि जो भी करेंसी नोट पे प्रॉमिस किया था आरबीआई गवर्नर ने कि 500 का नोट है, 1000 का नोट है, प्रॉमिस टू एक्सचेंज इट, आई प्रॉमिस टू पे बियरर, ओके। अब 2016 में आपने नोटबंदी कर दी तो सरकार ने एक स्मॉल विंडो दी थी, जो कि मान लो नवंबर और दिसंबर के बीच आप ये नोट एक्सचेंज करा लेना, उसके बाद आए तो फिर हम नहीं मानेंगे इसे। इसको बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन की इस तारीख के बाद ये चलन में से हट गया। तो यानी कि एक डेडलाइन बनानी होगी, उसके बाद कोई आया तो उसको एक्सचेंज करके नहीं देना है, तो सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, वरना कोई कोर्ट में चला जाए और नहीं दमाल हो जाए। तो सरकार ने कानून बनाया स्पेसिफाइड बैंक नोट्स। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स कौन से? 500 और 1000 के। सीजेशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब देयता, जिम्मेदारी किसकी? आरबीआई की। सीजेशन मतलब खत्म, खत्म ऐसे कि भाई ये 500,000 के नोट है, नवंबर दिसंबर 2016 में आगे बदलवा लो, 31 दिसंबर के बाद कोई आया तो उसको लात मार के भगा देंगे कि भाई कि एनआरआई हो 12 से 12 बाद में तो कोई टूट उसको देंगे, बाकी लात मार के भगा देंगे। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ। दूसरा, अगर आप उसके बाद बैंड नोट के साथ पाए गए तो आपको सजा करेंगे, पेनल्टी लगेगी, जेल हो सकती है। कोई कहने मैं तो म्यूजियम में रखता हूँ या मेरी हॉबी है इसलिए कुछ करेंसी नोट में रखता हूँ, तो छोड़ देंगे, पर उसमें शर्त है स्मॉल अमाउंट होना चाहिए। फिर आप 50,000 के नोट पकड़े तो फिर वो आपकी हॉबी नहीं है, वो आपका ब्लैक मनी है। तो देयर वाज सम लॉ फॉर दैट। तो हमने क्या समझा, 2016 में 500,000 के नोट जो डिमोनेटाइज हुए या उनके बैन हो गए, उससे लड़ने का क्या ऑब्जेक्टिव था? टैक्स इवेजन या ब्लैक मनी से लड़ना था, कर चोरी से, करप्शन जो फैला था उसमें 2 नंबर का पैसा यूज हो रहा था उससे लड़ना था। टेरर फाइनेंस, आतंकवादी एक दूसरे को पैसा भेजते थे, फेक करेंसी नोट जो पाकिस्तान की आईएसआई छाप के भारत में भिजवाती थी, इनसे लड़ने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया 500,000 के नोट का। बाकी वो तो ठीक है, 2023 में 2000 का नोट भी बंद हो गया, उस वक्त आरबीआई ने अलग कानून का अलग जस्टिफिकेशन दिया। 2023 में 2000 रुपये नोट वाज विड्रॉन, तो आरबीआई का तर्क क्या था कि भाई ये तो हमने टेम्पररी प्रिंट किया था, क्योंकि जब 2016 में नोट बैन किए तो हमने नए नोट छापने थे, तो टेम्पररी, इसको आजीवन चलाने का हमारा मकसद नहीं था, ये तो ऐसे ही छापे थे टेम्पररी। दूसरा, 2000 के नोट बहुत फ्रीक्वेंटली लोग यूज भी नहीं कर रहे हैं। तीसरा, आरबीआई की ऐसी पॉलिसी है कि 4-5 साल के बाद वो सारे नोट बदल देता है। क्लीन नोट पॉलिसी मतलब पुराने फटे गले नोट है, घिस गए हैं, तो उसको वापस लेके नए बदल के देने का उनका सिस्टम चलता है, क्योंकि पेपर क्वालिटी तो स्वाभाविक 4-5 साल बाद खराब हो जानी है, तो इस कारण से हम इन नोट को वापस ले रहे हैं। ऐसा आरबीआई ने यहाँ पर लॉजिक बताया। तो अभी आप देखो 500,000 के नोट फियाट बनी है, यस, क्योंकि आरबीआई ने इशू किए थे। 2000 का भी नोट आरबीआई ने इशू किया, फियाट बनी है।
इनको सिस्टम से हटा दिया, करेक्ट। 2016 में हट गए 5,000 के नोट, 2023 में हट गए 2,000 के नोट। रिपोर्टर ने आरबीआई को पूछा, ये जो 2,000 के नोट है, आपने बोला सितंबर 2023 तक जमा करो, अगर किसी ने नहीं किया तो आगे लीगल स्टेटस क्या होगा? कि पकड़ा गया, जेल में फिट कर दोगे, उसको लात मार के भगा दोगे, एक्सचेंज नहीं करोगे, क्या करोगे? आरबीआई ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मत करो। मतलब ये तो एक्सचेंज का ऐसा नहीं, तुमको जेल में फिट कर देंगे, लेट आए तो लात मार के भगा देंगे। तो इस कारण से बात ऐसी है कि समझो 500,000 का नोट है वो फिएट मनी है, यस। लीगल टेंडर वो नहीं है, क्योंकि वो जो पुराने नोट है डिमोनेटाइज हो गए, उससे आप लोन नहीं चुका सकते, बैंक में जमा नहीं कर सकते, आपको भगा देंगे। और 2,000 का नोट ऐसी ऐसी यूनिक सिचुएशन है, फिएट मनी है, यस, क्योंकि आरबीआई ने इशू किया। लीगल टेंडर भी है, यस। आरबीआई की वेबसाइट में उन्होंने क्लियरली लिखा है, अभी भी मैं ये हैंडआउट जब बनाया 2 दिन पहले, तब भी मैंने चेक किया, लीगल टेंडर है। 30 सितंबर तक जमा करना बराबर, बाद में जमा कर तो मतलब लीगल चीज नहीं है वो। इज इट विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन, चलन से हटा दिया है? इसका भी जवाब यस है, इसका भी जवाब यस है। तो 2,000 का नोट फिएट मनी, यस। लीगल टेंडर, यस। व्हाई? बिकॉज़ आरबीआई नोटिफिकेशन सेज सो। वो बोल रहे हैं ना, कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि भाई अगर हटा दिया है तो फिर लीगल टेंडर क्यों रखा है, मना कर दो ना। अब उसमें मेरा तो जवाब है कि भाई प्रेस रिलीज में आरबीआई ने कभी खुलासा किया ही नहीं कि वो ऐसा दोगलापन उनका क्यों है, और अगर वो खुलासा नहीं करे, व्हेन दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग और जस्टिफाइंग, तो मैं खुद से जेम्स बॉन्ड नहीं बनता कि मैं उसका जवाब ढूंढने जाऊं। वो तरीका ही इनएफिशिएंट है कोई भी सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयार करने का। प्रेस रिलीज में कुछ दिखा, न्यूज़पेपर में कुछ दिखा, बुक में दिखा, बस खत्म। उसके पीछे कहानी के पीछे क्या है, फाइव लेवल का चेस खेल रहे हैं और ये उसका सीक्रेट गेम है, भाई कौन पूछ रहा है, आगे बढ़ो। कबूल करो तो एक लाइन की बात है, वो उनके अंदर उन्होंने सब लिखा है उनकी नोटिफिकेशन में, तो बस कबूल करो, क्या कबूल करना है। जो हमने पढ़ा, फिएट मनी क्या था? 500,000 के नोट, डॉलर, सब फिएट मनी, क्योंकि आरबीआई ने किसी सेंट्रल अथॉरिटी ने इशू किया। लीगल टेंडर, ये जो पुराने 500,000 के नोट जो बैन हो गए 2016 में, लीगल टेंडर नहीं है। डॉलर भी भारत में लीगल टेंडर नहीं है, क्यों? मैं उससे लोन नहीं चुका सकता भारत में। व्हाट अबाउट 2,000 का नोट? फिएट मनी है, यस। लीगल टेंडर भी है, विड्रॉ हो गया, पर आरबीआई कहता है ये अभी भी लीगल टेंडर तो है, तो दोनों ठीक है। ये ट्रम्प का मीम कॉइन, बिटकॉइन, तो ये सब तो फिएट मनी है नहीं, इसको सरकार ने जारी नहीं किया, सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं किया, और इस कारण से ये लीगल टेंडर भी भारत में नहीं है। बस तो ये बात है, आई गिव यू 30 सेकंड्स, फिएट मनी लीगल टेंडर इज डन। फोन नहीं देख रहा हूँ, अपनी टाइमर देखता हूँ। पढ़ने बैठे तो फोन दूर रखना चाहिए, क्या क्या फोन में ही पढ़ रहे हो। 5 मिनट का मैं ब्रेक देता हूँ, तब भी मैं फोन नहीं देखता, मैं आराम से कुर्सी में थोड़ा आराम करता हूँ, बंद करता हूँ, ताकि स्क्रीन कंटिन्यूअसली देखने पे आंख नहीं जाते। फोन देखने बैठे फोकस चला जाता है। तो जो पढ़ा हमने वो डन एंड डस्टेड भाई। उसमें भी सड़क के सांड की तरह 25 सवाल लेके आओगे तो वो उससे कोई आपका एग्जाम पास करने में मदद नहीं करे, आप अपना टाइम वेस्ट करें। पार्लियामेंट कानून क्यों नहीं बदल देती दोगलापन खत्म करने के लिए? आरबीआई गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? सरकार 1 रुपए का नोट डिमोनेटाइज क्यों नहीं करती? ट्रंप ने उधर बोला 1 पेनी का खर्चा उसको ज्यादा पड़ता है छापने का, तो इधर भी रुपये का नोट छापने में खर्चा आता होगा, वगैरह वगैरह। कोई अंत नहीं है भाई, सिवाय कि कोई बजट इकोनॉमिक सर्वे द हिंदू बड़ा आर्टिकल लिख दे, और वो भी एग्जाम में मुझे काम का लगे तो मैं पढ़ता हूँ, बाकी हम लोग फालतू का पढ़ने नहीं बैठते। कुछ ऐसी चीजें जो मैं पहले पढ़ाता था मैंने डिलीट कर दी। ईरान के अंदर उन्होंने एक नई करेंसी लेकर, टोमन करेंसी, क्योंकि वहां पर बहुत महंगाई बढ़ गई थी, तो ऐसा बोला पुराना नोट डिमोनेटाइज करके नया नोट एक्सचेंज कराओ। एक जमाने में पढ़ा था, मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि अभी मुद्दा चर्चा से हट गया है, तो इसको हम लेके नहीं बैठेंगे। जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन इशू किया, क्योंकि उधर इतनी महंगाई बढ़ गई कि कागज के नोट पे कोई विश्वास ही नहीं करता। लेकिन वो ऐसी चीज है, उसके साथ हमें करेंसी एक्सचेंज भी समझनी है, तो हम पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड के साथ उसे समझेंगे। उसी तरह करेंसी के कुछ लॉज है, जैसे ग्रेशम्स लॉ, हार्ड करेंसी क्या, सॉफ्ट करेंसी क्या, और इन सब में भी हमें करेंसी एक्सचेंज के कुछ आयाम समझने, तो हम पिलर 3 में समझेंगे, अभी इन चीजों में हम लोग नहीं जा रहे। नाउ इसके बाद थोड़ा जो पढ़ना है चेक के प्रकार वगैरह, तो इसको हम निपटा देते हैं। समझो 15 मिनट का काम है और हल्के फुल्के टॉपिक है, तो ब्रेक नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कमोडिटी मनी खत्म, मेटल मनी खत्म, कागज में भी पैसा छाप के कर लिया। अब थोड़ा और एवोल्यूशन हो रहा है, उत्क्रांति हो गई कि ये वानर से मानव बन गया, ये टू मैन। तो हम लोगों ने कहा देखो, लीगल टेंडर कागज का जो पैसा है बैंक में जमा करते हैं, बैंक में जमा किया तो फिर उसे हम कहेंगे बैंक मनी है। और ये जो बैंक मनी है उसको यूज करने के हम कुछ टूल्स बनाते हैं। कौन कौन से टूल है? पेपर टूल्स है, जैसे चेकबुक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर टूल्स है, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई वगैरह, जो कल लेक्चर में देखेंगे। तीसरा ये सब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से इशू करेंगे, जिसे हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, वो भी कल देखेंगे। तो पैसा रखो बैंक में और फिर ऐसे नए नए तरीके से उसे हम यूज करें। ये नए मेथड से उससे फायदे क्या है? पेमेंट्स आप 2 तरीके से कर सकते हैं, स्पॉट या इमीडिएट। अभी पिज़्ज़ा खाया, अभी पे कर दिया। डिफर्ड पेमेंट्स मतलब इंस्टॉलमेंट में, कि हर महीने का मेरा लाइट बिल ऑटोमेटिक कट कर लेना, इस समय ऑनलाइन कमांड देता हूँ, या ये नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन या अमेज़न प्राइम या कुछ, हर महीने मेरा पैसा कट करते रहना। ठीक है, डिफर्ड पेमेंट है, ईएमआई जैसा हो गया, या इंस्टॉलमेंट में जा रहा है। तो दोनों टाइप के ऑन स्पॉट पेमेंट भी हो सकता है, फ्यूचर के पेमेंट भी आप सब कर सकते हैं, ये सुविधा है। अब इसमें शुरू शुरू में यूज हुआ चेकबुक। चेकबुक का कानून याद रखना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अंग्रेजों के जमाने में बना। ये कानून, इसमें क्या लिखा होगा कि जब आप चेक देते हैं तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको डर लगेगा कि भाई पैसा हमको मिलेगा कि नहीं। तो कानून इसलिए बनाया गया ताकि बदमाश लोगों को ठीक किया जा सके। कि सपोज आपने चेक किसी को दिया और बाउंस हो गया, चेक बाउंस कब होता है? आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं हो रहा, पैसे 50,000 का चेक लिख दिया, या फिर कि उसका सिग्नेचर डेट कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए सब मैच नहीं हो रहा है, इसलिए बाउंस हो गया। तो सामने वाली पार्टी ने आपको कुछ प्रोडक्ट बेचा था और आपने पेमेंट में इलीगल काम किया, तो सजा हो जाए। तो दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। डिसऑनर, फॉर्जरी, गलत सिग्नेचर से किसी का पैसा उठाओ, ये सब के खिलाफ लड़ सकते हैं। चेक में 3 पार्टी होती है। मोदी जी पैसा दे रहे हैं, तो मतलब जो सेंडर है वो है ड्रॉवर, एक बात। जिसको पैसा मिला वो पे है, रेसिपिएंट है वो दूसरा। अभी तो तीसरी पार्टी कौन? बैंक जहाँ से ये पैसा जाएगा, ड्रॉई बैंक। तो चेक में 3 पार्टियां होती है, 2 पार्टी नहीं होती, 3 पार्टी होती है। नाम उनके याद नहीं रखना, बड़ी बेसिक चीज याद रखनी है अकाउंटेंसी टाइप की। कुछ बात पूछते हैं, चेक के प्रकार। अनअकैडमी के फाउंडर रोमन साइनी ने मुझे पेमेंट दिया 1 जनवरी 2025 को, और मान लीजिए चेक में दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? विदिन 3 मंथ्स बैंक में डिपॉजिट करके पैसा अपना एडजस्ट करवा लेना चाहिए। फिर मैं चौथे महीने जाऊँगी, नहीं अभी बिजी था मैं, तो वो लोग खारिज कर देंगे कि तुम्हारा जो चेक है ये स्टेल हो गया, बासी हो गया। तो स्टेल चेक क्या होता है? जो तारीख है उसके भी आप जो भी डेडलाइन मानो 3 महीने उसके बाद आप डिपॉजिट करते हो, तो फिर वो मना कर देंगे, तो स्टेल चेक है। फिर होता है पोस्ट डेटेड चेक। वैसा कि 1 जनवरी को रोमन मुझे चेक दे, पर उसमें तारीख वो ऐसा ना लिखे, तारीख को ऐसा लिखे 31 मार्च 2025। आपके ऐसा बाद की तारीख का चेक तुमको जनवरी में क्यों देंगे? शायद उनको ऐसा हो कि देखो अभी तो मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, मार्च में आने वाला है, इसलिए तुम तब चेक डालना। लेकिन तुम बीच में डालोगे, बाउंस हो जाएगा, मेरे पे केस हो जाएगा, तो मैं बाद की तारीख का चेक लिख के देता हूँ, पर जनवरी में तुम्हें दे करता हूँ, ताकि तुम्हें विश्वास रहे कि पेमेंट तो होगा। तो ऐसा चेक जो होता है पोस्ट डेटेड चेक, कि ये तारीख के बाद जमा होगा, बिकॉज़ ही मे बी अवेटिंग मनी फ्रॉम सम अदर पार्टी। तीसरा होता है एंटी डेटेड चेक, जो अपने एग्जाम में काम करने, वो कंपनी स्टार्ट करना है, उस वक्त बना वगैरह, इतना अकाउंटेंसी में नहीं समझना है। विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन एंटी डेटेड चेक्स। देखिए मृणाल नाम से मैं भी हूँ, और मृणाल नाम से एक
फिल्म टीवी एक्ट्रेस भी है। अब रोमन साइन एक चेक लिखे कि मोनाल को 50,000 दो। हो सकता है वो एक्ट्रेस को दिया कि आपने अनअकैडमी का ये ऐड करना है, और मैं कुछ बदमाशी करके चेक चुरा लूँ और मैं डिपॉजिट करूँ तो बैंक वाले को क्या ही पता चलेगा, राइट? कैशियर तो पैसा दे देगा, वो मोनाल मतलब मेल है कि फीमेल है वो थोड़ी वेरीफाई करेगा। तो देयर इज अ डेंजर। तो ऐसा जो चेक होता है उसको हम कहते हैं बियरर चेक, जिसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है। मतलब बात ऐसी है, सिंपल ये जो चेक है इसमें ये तकलीफ है, मेल है कि फीमेल है, जो जाएगा बैंक वाला पैसा दे देगा। तो देन हाउ टू प्रिवेंट द मिसयूज? क्या करना चाहिए? यहाँ पर आप ऐसा क्रॉस मार्क, चेक में ऐसा क्रॉस मार्क कर देना है और फिर आप कुछ लिख देते हैं कि पेज अकाउंट ओनली, पेज अकाउंट ओनली। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो फायदा क्या है, कि जो नाम लिखा मोनाल पटेल या मोनाल ठाकुर, तो उस व्यक्ति का जो बैंक अकाउंट है उसी में वो डिपॉजिट होगा। तो मतलब बताना पड़ेगा भी मेरा ये अकाउंट नंबर है, इसमें आप ये चेक ट्रांसफर करो, तो फायदा है। वैसा कि सपोज आई हैव स्टोलन हर चेक और मैं कुछ तिक्रम करके अपने अकाउंट में जमा कर दूं, पर बैंक अकाउंट खोलना वो बहुत सब लिंक हुआ होता है उसमें, आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, होम एड्रेस। तो फिर क्या होगा, मैंने गड़बड़ भी की है, किसी और का पैसा किसी और को चला गया है, तो भी बाद में रिकवरी पुलिस के लिए भी लीगल रूट से भी थोड़ी आसान रहती है। तो ऐसा जो चेक होता है ना, चेक तो एक ही अपना आपने ऐसा क्रॉस करके लिख दिया पेज अकाउंट ओनली, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस्ड चेक है। बिना क्रॉसिंग के दिया तो उसे क्या कहते हैं, ओपन चेक है या बियर चेक है। और भी सब टाइप है, नेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल। वो सब ऐसा कि रोमन ने मुझे चेक दिया, अब मुझे तीसरी पार्टी को पेमेंट करना है, मैं उसको लिख के दे दूं भाई तू जमा कर दे अपने खाते में, ऐसे सब टाइप और भी हो सकते हैं, लेकिन इतना भी कम अकाउंटेंसी हमारे लिए काम का नहीं है। चेक के पार्ट्स, ऊपर जो नाम लिखते हैं तो मोनाल पटेल क्योंकि उसको पेमेंट जाना है, नीचे जो साइन करता है जो पेमेंट दे रहा है रोमन साइन। ये पार्ट में जो होता है वो सब क्या चेक का नंबर होता है। यहाँ पर कुछ माइक्रो कोड होता है, मतलब वो ऐसा मैग्नेटिक इंक से चेक हो या ऐसी कुछ वो टेक्नोलॉजी करेंगे। ऊपर ये सब लिखा है, ये क्या है, आईएफएससी कोड। देखिए मैं कहूँ कि गांधीनगर की ब्रांच से पैसा चुकाना है, तो गांधीनगर गुजरात में भी है, गांधीनगर ओडिशा में भी है, दिल्ली में भी कोई एरिया गांधीनगर, तो कौन सी एसबीआई की गांधीनगर ब्रांच, तो आपके कुछ पिन कोड होना चाहिए। तो ब्रांच का ऐसा जो पिन कोड होता है उसे हम कहते हैं आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, लेकिन इसका हमें फुल फॉर्म याद नहीं रखना। आईएफएससी कोड आप ऐसा समझो, बैंक का ब्रांच कोड, बैंक ब्रांच का जो पिन कोड है, तो पता चलता है कहाँ से कहाँ पैसा करना है। तो दैट इज चेक। इसमें भी ये सब बताया, तो सब याद नहीं रखना, बट दिस मच बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड। तो फिर डिमांड ड्राफ्ट क्या है? कंसीडर यूज केस कि कॉलेज में फी का काउंटर है और सब लाइन में लगे, और सब लोग अगर कैश में देंगे तो ये क्लर्क थक जाएगा गिनते गिनते, आपके कोई नहीं चेक से ले लो। और चेक में ये तकलीफ होगी, मान लो किसी के पेरेंट के बैंक बैलेंस नहीं है और ऐसे चेक लिख दिया, फिर बाउंस हो जाएगा, तो कॉलेज क्लर्क का टाइम वेस्ट होगा रिकवरी में, लीगल प्रोसेस में। आपके कोई नहीं, नेफ्ट आरटीजीएस यूपीआई से ट्रांसफर करवा लो। और हम बात करें मान लो कि 60 70 के जमाने की, जब ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी बनी नहीं है, तो उन्होंने इलाज क्या निकाला होगा? तो इलाज इज कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट ऐसा है कि सपोज आपको फी भरनी है 50,000, तो सबसे पहले आप जाओगे बैंक के पास, उसको कैश दिया, और बैंक वाला आपको चेक जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट देगा, पर वो अलग टाइप का होगा, उसे हम कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये एबीसी कॉलेज को 50,000 देने हैं, बस। वो आपको समझे एक प्रकार से उसने गिफ्ट कार्ड बैंक ने बना के दिया। बैंक इश्यूज द डिमांड ड्राफ्ट टू द स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट जाएगा कॉलेज के क्लर्क को या रजिस्ट्रार को देगा, उसके पास एक गिफ्ट कार्ड आ गया ऐसा समझो, और फिर वो वापस जाके बैंक में डिपॉजिट करेगा। तो अब तो ये बाउंस होना है नहीं, बाउंस क्यों नहीं होना, क्योंकि आपसे एडवांस में पैसा कलेक्ट कर लिया बैंक ने, और गिनने की भी मगजमारी नहीं है, दूसरे कोई फ्रॉड की मगजमारी नहीं है, क्योंकि नाम लिखा है एबीसी कॉलेज को देना है। तो दैट इज कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। हालांकि डिमांड ड्राफ्ट आजकल तो बहुत कम यूज होता है, क्योंकि ज्यादातर तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रहते हैं, बट दैट इज ऑल्सो वर्ड, सो वी हैव लर्न द इस शब्द का क्या मतलब है। अगर डिमांड ड्राफ्ट तो ठीक है, तो फिर ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखिए आपने बैंक में सेविंग अकाउंट में 1,000 रुपए जमा किए, तो इसे यूज कैसे करते हैं? डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, चेकबुक है, नेफ्ट आरटीजीएस, यूपीआई वगैरह जो हम कल देखेंगे। बट व्हाट इफ आपके पास 1,000 का बैलेंस है, लेकिन आपको 2,500 रुपए चाहिए, और टेम्पररी चाहिए, ऐसा नहीं कि लोन लेना है, बाइक लोन, ऑटो लोन, तो उसका तो अलग प्रोसेस करना पड़ेगा, पर टेम्पररी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो। ऐसा जो टेम्पररी लोन है, कितना 1,000 आपके पास है, आपको 2,500 चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा 1,500 रुपए चाहिए, तो उसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। मतलब आप बैंक में फॉर्म भरवा, वो आपको एक्स्ट्रा पैसा लोन में दे दे टेम्पररी, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ टेम्पररी लोन। तो डिमांड ड्राफ्ट अलग चीज है, चेक अलग चीज है, ओवरड्राफ्ट अलग चीज है। वेग आइडिया जी ना, और फिर प्रैक्टिकल चीजों में नहीं जाएंगे, पर बेसिक इतनी पता होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे मर्ज क्यों नहीं कर देते, भाई उसका उपयोग अलग है ना, तो ये तो कैसी बात है कि ये वॉच है और ये पेंसिल है, तो उनको मर्ज क्यों नहीं करते? मर्ज कर तो फिर लिखने में मुझे दिक्कत होगी ना, इतना वजनदार चीज। तंबूरा हाथ से क्यों बजाते, मुझसे क्यों नहीं बजाते? तंबूरा मुझसे बजाओगे तो होट चिल जाएगा भाई। तो हमने चेक के टाइप्स देखे। अभी दो आखिरी चीज बचती है, दैट वी विल फिनिश, मुश्किल से 5-10 मिनट का काम है। रोमन साइनी बेंगलुरु से एक चेक लिख दे, मोनाल 50,000 दे दो, मतलब वो मुझे पे करे, और मैं अहमदाबाद में एसबीआई में अपने बैंक ब्रांच में जमा करूँ। तो एसबीआई 50,000 अपने पॉकेट से थोड़ी देगा, वो भेजेगा चेक वापस एक्सिस बैंक को, जहाँ पर रोमन का बेंगलुरु में अकाउंट होगा। उधर से चेक, इसे हम कहते हैं क्लियरेंस या क्लियर होना, वो क्लियर होगा, एक्सिस बैंक वाले रोमन के अकाउंट से भेजेंगे पैसा, एसबीआई को, एसबीआई मुझे देगा, तो इसे हम कहते हैं चेक क्लियरेंस, चेक क्लियरेंस। अब पहले के जमाने में ये सब क्या पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, उधर से जाएगा, फिर वापस आएगा, तो काफी डिले हो जाए, चोरी हो जाए, डर रहता था। तो सॉल्यूशन क्या है भाई? ऑनलाइन स्कैन करके भेज दो इमेज, क्या दिक्कत है? तो जो चेक क्लियरेंस है, पहले सब मैनुअली होता था, रजिस्टर लेके बैठेंगे, पोस्ट विभाग में भेजेंगे, फिर इन्होंने सोचा ऑटोमेटेड सब ऑनलाइन कर देते हैं, डिजिटली करते हैं, तो उसके अलग अलग क्लियरेंस सिस्टम है। पहले कुछ माइक्रो सिस्टम था, उसमें मैग्नेटिक इंक वाला सब लिखा हो, उसको वो उसका अलग मशीन से चेक करेगा, आगे भेजेगा, ऐसी सिस्टम थी, उसमें हम जाएंगे नहीं, पुरानी चीज। फिर आया ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो जैसे ये सब आप पीडीएफ बनाते हैं उसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ओसीआर चीज, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर उसको और इन्होंने एडवांस किया, तो 2010 में आया सीटीएस। तो पुरानी इतिहास बहुत चिंता नहीं करनी, लेटेस्ट समझना है। लेटेस्ट जो समझना है सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, वैसा है कि रोमन ने बेंगलुरु से चेक भेजा मोनाल को, मोनाल ने अहमदाबाद एसबीआई में जमा किया, अब ये लोग पोस्ट से वापस बेंगलुरु में नहीं भेजेंगे, उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके जो भी जेपीजी फाइल बनी, मैं उसे कहूँ फाइल a.jpg, तो एसबीआई ये फाइल को आगे जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसकी मदद से एक्सिस बैंक को भेजेंगे, एक्सिस बैंक वेरीफाई करेगा, रोमन के अकाउंट से 50,000 कट करके मेरे पास आएंगे। तो ये क्या चेक ट्रंकेशन सिस्टम। मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, इसको दिमाग में उतारो, क्योंकि अभी इसमें और 2-3 लेयर ऐड हो जाएंगे। फास्ट है, सिक्योर है, आप सब समझ सकते हैं, डिजिटल काम हो रहा है। अब बदमाशी समझो, रोमन मुझे 50,000 का चेक दे, मुझे बदमाशी सूझे कि कुछ मैजिक मार्कर, मैजिक इंक कुछ यूज करके मैं रकम बदलूं 5 लाख, और फिर मैं ऐसा टेम्पर्ड चेक, छेड़छाड़ किया चेक अहमदाबाद में जमा करूं, वो लोग स्कैन करेंगे, स्कैन करके एक्सिस में जाए, वो चेक का साइन तो मैच हो रहा है, करो ट्रांसफर 5 लाख, तो बदमाशी हो जाएगी। तो हाउ टू प्रिवेंट दिस? इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ऐसा कि रोमन सैनी जब चेक पे लिखे 50,000, तो तुरंत उन्होंने फोटो ले लेना चाहिए उसका, और फोटो लेकर
अपने बैंक को मतलब एक्सिस बैंक को ईमेल भेज दे, मोबाइल ऐप में भेज दे कि देखो मैं 50,000 का चेक लिखा है मोनाल के नाम का, और ये जो इमेज उन्होंने भेजी उसे हम कहें b.jpg। उसके बाद जो पेपर वाला चेक है, पेपर वाला चेक वो मुझे दे दे, मैं अहमदाबाद में जमा करूँ। अब यहाँ पर मान लो कि 50,000 को चेंज करके मैंने लिख दिया 5 लाख, बदमाशी की मैंने। एसबीआई क्या करेगा, स्कैन करके भेजेगा a.jpg, जो फाइल में क्या लिखा होगा 5 लाख। और जब वो एक्सिस के पास जाएगा तो वो दो इमेज को मिलाएगा कि रोमन ने हमको दिखाया वो तो चेक 50,000 का था, ये 5 लाख का मैच नहीं हो रहा, रिजेक्ट। तो ये जो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसी नई एडिशनल लेयर बनाया गया। वो लेयर का नाम क्या है, इस तरफ जो लिखा है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या है, ए और बी दो इमेज को मैच करो ताकि बीच में टेम्परिंग हुआ है तो पता चल जाए। तो मतलब आप समझो टीटीएस क्या है, टीटीएस है कि स्कैन करके भेजा जो। पॉजिटिव पे क्या है कि ए इक्वल बी मैच हो रहा है कि नहीं, उसको हमें चेक करना है। तो दो चीज मतलब एक के ऊपर एक है। ये सब कौन बना रहा है, एक संस्था है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में कल आराम से पढ़ेंगे, बट दे आर मेकिंग इट। तो सिंपल थिंग, सीटीएस मतलब स्कैन करके भेजा, पॉजिटिव पे मतलब क्या ए और बी मैच हुआ कि नहीं वो देखता है। कि 30 सेकंड इसको दिमाग में उतार। कुछ दम नहीं है इसके अंदर। अब बस 5 मिनट का काम है, निपट जाएगा ये गुजरात के कुछ इलाके में ऐसे रिक्शा चलते हैं, बुलेट रिक्शा। अब इसमें क्या, एक आदमी बैठेगा तो चालू ही नहीं करेगा कि भाई मेरे को नहीं जमेगा, 10-15 आने दो ताकि मुझे बल्क में थोड़ा सवारी का पैसा मिले, बैच भरने दो, बैच फिल होने दो। अब मान लीजिए आपने एसबीआई में चेक जमा किया एक, क्योंकि यार एक के लिए क्या करा कि मैं उधर जाऊँ और स्कैन करूँ, वो भी 4-5 और आने दो, फिर देखते बैच भरने दो, रिक्शा भरने दो। एक एक का मैं तो ऐसे स्कैन नहीं करता। देन व्हाट विल हैपन कि भले डिजिटल टेक्नोलॉजी आपका फिर भी चेक 5 दिन बाद जाए क्योंकि तो स्कैन नहीं कर रहा है, तो देन इट डिफीट्स द होल पर्पस। इसलिए आरबीआई जो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है उसने कहा ये नहीं चलेगा, तुम 1-2 दिन के अंदर सब स्कैन करके भेज दो और सेटलमेंट करो। इसको आरबीआई ने कहा T+1 सेटलमेंट साइकिल, जो भी याद दिया तो 1 दिन के भीतर मतलब 2 दिन के अंदर काम खत्म करो। तो डू इट फास्टर, 1-2 दिन में सब स्कैन करके सेटल करो। एक-एक चेक आया नहीं आई सबकी पंचायत में मत जाओ, तो T+1 सेटलमेंट साइकिल है। अब ये तो पहले चलता था T+1, अब आरबीआई की क्या इच्छा है कि इसको और फास्ट कर देते हैं। ये ऐसा 1-2 दिन का भी मत रुको, जैसे आया तुरंत स्कैन करके दे दो, 2-3 घंटे में सब क्लियरेंस हो जाना चाहिए। तो ऐसी सब उनकी कोशिश हो रही है। अब कुछ लोग खिचड़ी करेंगे, देखो सीटीएस क्या था, स्कैन करना था, पॉजिटिव पे क्या था, ये इक्वल भी हुआ कि नहीं, सेटलमेंट क्या है, यही बात भाई, टाइम पे स्कैन करके भेजना भी 1-2 दिन के अंदर निपटाना या कुछ घंटे में निपटाना, ऐसे सब काम होते हैं। तो तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। आपको नहीं समझ आया तो फिर से 1x स्पीड पे आप देखना, और खास तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर जितना अनइंस्टॉल कर सको सब कर दो, तो अपने आप आपका जो अटेंशन स्पैन धीरे-धीरे इंप्रूव हो जाएगा आफ्टर 1 मंथ। लास्ट थिंग, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की आज का क्लास खत्म करते हैं। मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, अब मैं घर आके अपने मोबाइल ऐप में लॉगिन करता हूँ एसबीआई के अंदर, तो दिखाता है तुमने 10,000 जमा किए। मैं पोर्टल में लॉगिन करता हूँ 10,000 जमा किए, तो ये इनको कैसे पता चल गया, मेरे ऐप को, मेरे वेबसाइट मतलब मेरे लैपटॉप को कैसे पता चला कि मैंने 10,000 जमा किए। दैट मीन्स बीच में कोई सर्वर होना चाहिए जो ये सब डेटा आदान प्रदान करता है। आप पाएंगे जब भी आप पैसा डिपॉजिट करके चेक देते हो तभी वो कैशियर या कोई भी जो बैठा है वहाँ पर वो कंप्यूटर में डेटा एंट्री करता है। क्यों, क्योंकि वो सब ऑनलाइन जुड़ा है किसी सर्वर सॉफ्टवेयर के साथ, जो फिर आपकी वेबसाइट और ब्रांच हर जगह पर दिखता है। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलोगे, या जो ई बैंकिंग चले उसे क्या बोलते हैं, याद रखना है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस क्या है, वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिससे ये पूरा सब आपका डेटा सिंक्रोनाइज होता है। इसे क्या डिजिटल बैंकिंग कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट। ब्रांचलेस बैंकिंग मतलब एक ब्रांच में गया दूसरे ब्रांच में गया उसकी अब लोड नहीं लेनी, तो इसे हम कहते हैं सीबीएस। ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे बांसिया, सेफिनिया, कल है, ये सब हम याद नहीं रखने। आरबीआई का ऐसा सॉफ्टवेयर इसका नाम है ई कुबेर, जो कल हम पढ़ेंगे। बस तो खेल खत्म, आज के लिए इतना काफी है। कल मिलेंगे तो फिर हम लोग नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, प्लास्टिक मनी ये सब देखेंगे। परसों मिलेंगे तो बिटकॉइन, मीम कॉइन, एनएफटी ये सब पढ़ेंगे। आपका होमवर्क ये सब पढ़ के आना, कल इसके हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे शुरुआत में। तो दैट इज योर होमवर्क। बाकी जो भी डाउट है आप गूगल फॉर्म में पूछ लेना, आराम से मैं बुधवार को सेटल करता हूँ। और ये तो शुरुआत फैक्ट तो ये फैक्ट ही रहेंगे, इसको रटना ही है, इसमें ज्यादा डिबेट वगैरह से कोई फायदा नहीं। एंड द क्लास, कल आप वापस मिलते हैं, लेट्स